तभी बराबर वाले कमरे का दरवाजा अचानक खुला। हाई हील्स पहने एक एलिगेंट महिला अंदर से बाहर आई। उसके पीछे एक चश्मा पहने हुए यंग असिस्टेंट था जिसने एंजेला को ग्रीट किया। मिस यंग, आप खुद किसी को टूर करवा रही हैं? हाँ। लीना, क्या तुम बाहर जा रही हो? एंजेला ने शांत एक्सप्रेशन के साथ जवाब दिया। हाँ, आज दोपहर को एक मीट एंड ग्रीट है, मुझे बाहर जाना है। मिस यंग, आप बिजी हैं, आप काम जारी रखिए, मैं पहले निकलती हूँ। लीना ने अपनी बात खत्म करने के बाद सेरेना और बाकी लोगों पर एक नजर डाली, उन्हें ग्रीट नहीं किया और अपनी हाई हील्स की आवाज के साथ एलिगेंट अंदाज में चली गई। चलिए हम भी चलते हैं, दोपहर हो चुकी है। ऊपर वाली मंजिल पर सारे मीटिंग रूम्स हैं। आमतौर पर आप वहाँ सिर्फ कंपनी मीटिंग्स के लिए जाते हैं, बाकी समय आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको वहाँ का टूर नहीं करवाऊंगी। चलिए सीधे आर्टिस्ट अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स चलते हैं, आप अपना सामान रख सकती हैं, फिर हम खाना खाने चलेंगे। मेरी तरफ से ट्रीट। एंजेला पीछे मुड़ी। सेरेना से बात करते हुए उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। सेरेना को बस ऐसा लगा कि वो कुछ ज्यादा ही एंथुजियास्टिक, उत्साही हो रही है। आज सेरेना का इस कंपनी को लेकर काफी अच्छा इंप्रेशन था, बस थोड़ा अजीब लगा कि कुछ लोग उसके प्रति जरूरत से ज्यादा ही उत्साही थे। लिफ्ट में घुसते ही सेरेना ने अचानक धीरे से पूछा, मिस यंग, क्या आप जेम्स रिवर्स के बहुत क्लोज हैं? ये सवाल पूछने के बाद उसने साफ देखा कि एंजेला के चेहरे की मुस्कान अचानक जम गई। तो आखिर बात यही थी। सेरेना की नजरें गहरी हो गईं, उसके दिल में एक अजीब सी फीलिंग जागने लगी। ऐसा नहीं है, जब वो आए थे तब उन्हें रिसीव करने वाली भी मैं ही थी। कोऑपरेशन की सारी बातें मेरे जरिए ही हुई, इसलिए मैं बस उनसे थोड़ी ज्यादा फैमिलियर परिचित हूँ, एंजेला ने जल्दी से कहा। सेरेना ने बस एक छोटा सा रिस्पॉन्स दिया और फिर कुछ नहीं कहा। सब लोग नीचे गए। एंजेला अभी भी अपनी ग्रे मर्सिडीज चला रही थी और आगे चल रही थी। सेरेना धीरे धीरे पीछे पीछे आ रही थी। मिया ने कार में बैठते ही यहाँ की अच्छी चीजों के बारे में सावधानी से बात करना शुरू कर दिया, जब तक कि मिस क्लेयर ने उसे इशारा नहीं किया। उसे अचानक एहसास हुआ कि सेरेना का मूड कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। वो अभी कुछ देर पहले तो खुश थी। सेरेना, क्या हुआ? मिया ने फ्रंट सीट पकड़ी और क्यूरियोसिटी से पूछा। कुछ नहीं मिया, तुम अपनी बात जारी रखो। कुछ नहीं, पर फिर भी ऐसा? मिया को कुछ समझ नहीं आया। उसने मदद के लिए मिस क्लेयर की तरफ सिर घुमाया। मिस क्लेयर बिना कुछ बोले मुस्कुरा दी। वो एक नजर में समझ गई थी कि कोई सिरके के जार में गिर गया है, मतलब जल भुन गया है। लिली, अच्छे बच्चे बनो, डैडी तुम्हारे लिए एक छोटा टाइगर बनेंगे। क्या हम रोना बंद कर सकते हैं? घर पर मुझे अब भयंकर सिरदर्द हो रहा था। जब से लिली सोकर उठी थी, वो मम्मी के पास जाने की जिद कर रही थी। मैंने उसे हर मुमकिन तरीके से बहलाने की कोशिश की, पर लिली और भी बुरी तरह रोने लगी। कल मैंने सेरेना को भरोसा दिलाया था कि मैं लिली का अच्छे से ख्याल रखूंगा। अब मैं बस एक ही चीज कहना चाहता था, ये तुच्छ सेवक, हम्बल सर्वेंट, ये नहीं कर सकता। जाहिर है, जब सेरेना घर पर होती थी, लिली हमेशा मुझसे चिपकी रहती थी, कभी रोती या शोर नहीं मचाती थी। अब ये क्या हो रहा था? इस सिचुएशन का सामना करते हुए मुझे भी रोना आ रहा था। मुझे लगा था कि मैं किंग हूँ, पर हकीकत ने साबित कर दिया कि मैं सिर्फ ब्रॉन्ज टीयर हूँ। मैंने मुंह बिगाड़कर टाइगर जैसा चेहरा बनाया, पर लिली के नन्हे मोती जैसे आंसू अब भी एक एक करके गिर रहे थे। डैडी गंदे हैं, आपने मम्मी को छुपा दिया। मुझे मम्मी चाहिए। क्या? लिली सोफा पर बैठी ऐसी लग रही थी जैसे आज मम्मी को देखे बिना वो हार नहीं मानेगी। मैं सोफा के सामने बैठ गया और अपना सिर खुजाने लगा। क्या करूं? सेरेना को गए हुए अभी सिर्फ आधा दिन हुआ था। क्या मुझे उसे अभी वापस फोन करना चाहिए? फिर तो वो मुझ पर हंस हंसकर पागल हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कशमकश में था। मेरे चेहरे पर बना टाइगर का चेहरा तुरंत ढह गया। उसी पल मेज पर रखे फोन की घंटी बजी। मैंने बेमन से उस पर नजर डाली। अगले ही पल मेरी आंखें खुशी से चमक उठीं। मेरा मसीहा सेवियर आ चुका था। मुझे रोना आ गया। मैंने फुर्ती से फोन उठाया। ये सेरेना का एक इंस्टाग्राम मैसेज था, बस 2 सिंपल शब्द, क्या तुम फ्री हो? मैंने हड़बड़ी में मैसेज भेजा। हाँ बिल्कुल। हाँ, क्या तुम बिजी नहीं हो? सेरेना लंच खत्म कर चुकी थी और अपार्टमेंट में आराम कर रही थी। अपने फोन पर मैसेज देखते हुए उसके एक्सप्रेशन शांत थे, पर उनमें शायद थोड़ी कातिलाना नियत, मर्डरस इंटेंट छिपी थी। आज मिस यंग के साथ लंच किया, यह कैसा अजीब जवाब था। तो क्या हुआ अगर उसने मिस यंग के साथ लंच किया? उसने मुझे ये क्यों बताया? मैंने अपना सिर खुजाया। ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था और जल्दी से वीडियो कॉल का बटन दबा दिया। सेरेना का कोल्ड और खूबसूरत चेहरा स्क्रीन पर दिखाई दिया। मैं मुस्कुराया, फिर फोन लिली की तरफ घुमाया। हे लिली, तुम्हें मिस कर रही है। जेम्स रिवर्स, क्या इसी को तुम लिली का अच्छे से ख्याल रखना कहते हो? मैंने अनसुना करने का नाटक किया। मेरा चेहरा मासूमियत से भरा था। मैंने देखा कि उस छोटी बच्ची के चेहरे पर आंसुओं की धारा बह रही थी। अब आखिरकार उसने फोन में मम्मी को देख लिया था। उसने अपने नन्हे हाथों से पूरी ताकत लगाकर आंसू पोंछे। मम्मी, क्या डैडी ने आपको छुपा दिया? मम्मी को अब मैं नहीं चाहिए। लिली, अच्छे बच्चे बनो, मम्मी बस काम पर गई हैं, मैं जल्द ही घर आऊंगी। सेरेना ने दूसरी तरफ से प्यार से उस बच्ची को बहलाया। आंसू धीरे धीरे गिरना बंद हो गए। उसके नन्हे हाथों ने फोन पकड़ रखा था। वो सेरेना के और करीब जाना चाहती थी। उसी पल मुझे दिल में ऐसा महसूस हुआ जैसे मुझ पर 10,000 टन का डैमेज हुआ हो। मैंने उसे आधा दिन तक बहलाया, अजीब चेहरे बनाए और टाइगर बनने का नाटक किया, पर वो सेरेना की एक बात के बराबर भी नहीं था। सेरेना ने उसे कुछ बार और बहलाया। लिली ने आखिरकार पूरी तरह रोना बंद कर दिया। मैंने चैन की सांस ली। छोटी बच्ची को बहलाने के बाद मैंने फोन वापस अपनी तरफ घुमाया। मेरी आंखें किसी चोर की तरह इधर उधर डोल रही थीं। सेरेना की तरफ देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी।
जेम्स रिवर्स, क्या तुम वाकई एक बच्चे का ख्याल रख सकते हो या नहीं? फोन से सेरेना की सवालिया आवाज आई। मैंने तुरंत हार मानने से इनकार कर दिया। तुम किसे नीचा दिखा रही हो? आज बस एक एक्सीडेंट था। अगर मैं बाहर जाता तो तुम भी लिली को नहीं बहला पाती। मेरा चेहरा पूरी तरह से विरोध, डिफाइंस से भरा था। सेरेना ने मुझे गहराई से देखा। क्या इस इंसान में जरा भी आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस नहीं थी? रुको, उसने इसलिए फोन नहीं किया था। ये आदमी बात बदल रहा था। सेरेना की नजरें गहरी हो गईं। उसने कैजुअल पूछने का नाटक किया। तुम और मिस यंग काफी क्लोज हो, है ना? सब ठीक है, मैंने लापरवाही से जवाब दिया, इस बात से बिल्कुल अनजान कि मैं पागलों की तरह एक खाई के किनारे पर टेस्टिंग कर रहा हूँ। सब ठीक है। सेरेना की गहरी नजरों ने मेरी तरफ देखा और एक बार दोहराया। मुझे धुंधला सा एहसास हुआ कि कोई ठंडी लहर पास आ रही है। हाँ, सब ठीक है। क्या तुम्हें वहाँ सब सेटल होने में आसानी हो रही है? नहीं हो रही है। मुझे कुछ काम है, अभी फोन रख रही हूँ। सेरेना ने मुझे एक कड़क लुक दिया, जैसे अब मुझसे और बात करने का उसका कोई इरादा न हो। वीडियो कॉल अचानक कट गया। तब जाकर मुझे धीरे धीरे एहसास हुआ कि वो गुस्सा थी। कितनी अजीब बात है, बैठे बिठाए मुझ पर गाज गिर गई। मैंने फोन नीचे रखा, सोफा पर दुबक कर बैठी अपनी बेटी की तरफ देखा, जो अब रोना धोना बंद कर चुकी थी और फिर से प्यारी दिखने लगी थी। मैं उसे देखकर मुस्कुरा दिया। अगले 2 दिनों तक सेरेना ने दिन में एक बार घर पर कॉल किया। इससे मुझे काफी राहत मिली। पर जो बात मुझे उलझन में डाल रही थी वो ये थी कि जब भी वो कॉल करती वो सिर्फ हमारी बेटी से बात करती थी। जब मेरी बारी आती तो ऐसा लगता जैसे मैंने उसके 8 मिलियन उधार ले रखे हों। चेहरे पे एक भी अच्छा एक्सप्रेशन नहीं। मैं बस खुद को यही कहकर तसल्ली दे सकता था कि औरतों के महीने में कुछ दिन ऐसे ही होते हैं, बस बर्दाश्त कर लो, बीत जाएंगे। इन 2 दिनों में सेरेना काफी फ्री थी। या तो अपार्टमेंट में रहती या कंपनी लाउंज में। कंपनी ने उसे कोई शेड्यूल ही नहीं दिया था। मिस क्लेयर बाहर के सॉन्ग से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, पर बदकिस्मती से कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। मिया पूरे दिन शिकायतें करती रहती थी। जैसे अभी वो सोफा पर मुंह के बल लेटी थी, तकिए को गले लगाए हुए कह रही थी, सेरेना, स्टारलाइट एंटरटेनमेंट को क्या हो गया है? वे तुम्हें कोई एक्टिविटी नहीं दे रहे, यहाँ तक कि तुम्हारे कमबैक की खबर तक रिलीज नहीं की। ये तो कमबैक न करने जैसा ही है। मिस क्लेयर का चेहरा भी इन 2 दिनों में चिंता से भरा था। उन्होंने पहले भी इंडस्ट्री के कई सॉन्ग राइटर्स से बात की थी, पर जैसे ही उन्होंने सुना कि सेरेना कमबैक करना चाहती है, उन सबने बहुत ही पोलाइट तरीके से मना कर दिया। आखिर कोई बेवकूफ नहीं था। जो इंसान 2 साल से इंडस्ट्री से बाहर हो, जिसके पास न कोई चर्चा बज हो, न रिसोर्सेज, उसके लिए गाना लिखना मतलब खिड़की से पैसे बाहर फेंकना था। सब्र रखो और थोड़ा इंतजार करो, कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। सेरेना ने मिया को तसल्ली दी। इन 2 दिनों में उसने खुद भी कंपोज करने की कोशिश की थी, पर उसे इंस्पिरेशन की कमी महसूस हो रही थी और वो कुछ भी नया नहीं बना पा रही थी। इससे उसे मेरी कही हुई बात याद आ गई। अगर 7 मेमोरीज होता तो वो निश्चित रूप से इससे भी बेहतर गाना बना सकता था। ये सोचकर सेरेना थोड़ा निराश महसूस करने लगी। उसे लग रहा था कि वो हर चीज में उससे कमतर है। तुम जेम्स रिवर्स से क्यों नहीं पूछती? मिया अचानक पलटी और उठकर बैठ गई। सेरेना थोड़ी हिचकिचाई। उसके घर छोड़ने का मकसद ही यही था कि वो मुझ पर इस तरह डिपेंड नहीं रहना चाहती थी। उसने थोड़ी देर गहराई से सोचा और कहा, 2 दिन और देखते हैं। अगर तब भी बात नहीं बनी तो मैं जेम्स रिवर्स को कॉल करूंगी। ठीक है फिर। मिया ने तकिए को बाहों में भींच लिया। उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जेम्स रिवर्स सेरेना का हस्बैंड है, तो सेरेना उससे सीधे गाने के लिए क्यों नहीं पूछ सकती। जो बात सेरेना और बाकी लोगों को नहीं पता थी वो ये थी कि स्टारलाइट एंटरटेनमेंट के कॉन्फ्रेंस रूम में डेविड यांग और बाकी एग्जीक्यूटिव्स की मीटिंग चल रही थी। उनके सामने एक इन्विटेशन रखा था। डेविड यांग ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। शोर शराबे से भरा कॉन्फ्रेंस रूम तुरंत शांत हो गया। सबने देख ही लिया होगा, न्यू म्यूजिक फेस्टिवल, अमेरिका का सबसे मशहूर स्टार बनाने वाला शो। जो सिंगर्स एक बार न्यू म्यूजिक फेस्टिवल में चमक जाते हैं वे आज टॉप टियर पोजीशन पर हैं। अब उनका शो शुरू होने वाला है। हमारे पास 2 स्पॉट्स हैं, चलो डिस्कस करते हैं कि किसे जाना चाहिए। डेविड यांग की बात खत्म होते ही कॉन्फ्रेंस रूम में फिर से चर्चा शुरू हो गई। कुछ ही देर में एक सलीके वाले दिखने वाले आदमी ने पहले बात शुरू की। मुझे लगता है डायना सही रहेगी। खूबसूरत है, अच्छी खासी पॉपुलैरिटी है, गाती भी अच्छा है और फिलहाल 2nd ईयर पर है। अगर वो न्यू म्यूजिक फेस्टिवल में कोई रैंक हासिल कर लेती है तो काफी चांस है कि वो सीधे 1st ईयर पर पहुंच जाएगी। उस आदमी की बात खत्म होते ही ज्यादातर लोगों ने सिर हिलाकर सहमति जताई। डेविड यांग ने ये देखकर फैसला सुनाया, ठीक है, डायना को एक स्पॉट मिलता है। दूसरे स्पॉट के लिए आप सबको क्या लगता है कौन सूटेबल होगा? उनकी बात खत्म होते ही विक्टर जंग खड़े हुए और बोले, चेयरमैन, मुझे लगता है सेरेना भी सही रहेगी। सेरेना? डेविड यांग को अचानक याद आया, क्या ये वही इंसान है जिसे उस यंग रिवर्स लड़के ने इंट्रोड्यूस किया था? वो कंपनी पहुंच चुकी है। विक्टर जंग की बात खत्म होते ही उस सलीके वाले आदमी ने फिर से टोका, डायरेक्टर जंग, मुझे नहीं लगता सेरेना काम करेगी। उससे बेहतर तो कोई बिल्कुल नया कलाकार, न्यू कमर होगा। वैसे भी उसकी कोई पॉपुलैरिटी नहीं है, कोई काम नहीं है, बस लोग यही बात करते हैं कि कैसे उसने शादी की वजह से तब इंडस्ट्री छोड़ दी थी। ऑडियंस के बीच उसका इंप्रेशन पहले ही अच्छा नहीं है। विक्टर जंग को कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने हाथ हिलाते हुए मजबूती से अपनी बात रखी। बिल्कुल इसी वजह से हमें उसे ही चुनना चाहिए। वो हमारी कंपनी में वापस आ चुकी है, हमें उसे एक स्टेज देना होगा। मैंने सेरेना के पिछले गाने सुने हैं, वो बहुत अच्छा गाती है। इसके अलावा सेरेना का लुक भी किसी से कम नहीं है, ऐसे में हम उसे क्यों नहीं चुन सकते? उस आदमी डायरेक्टर पियर्स ने ये सुनकर भौहें सिकोड़ी। डायरेक्टर जंग, आप HR संभालते हैं, मैं ऑपरेशन संभालता हूँ।
आपसे बेहतर मैं समझता हूँ कि एक सिंगर को सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी की जरूरत होती है। हम कोई चैरिटी नहीं चला रहे सिर्फ इसलिए कि वो कंपनी में है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें उसे स्टेज देना ही होगा। डायरेक्टर पियर्स, आप मुझसे पॉपुलैरिटी की बात कर रहे हैं, तो क्या आप ये नहीं जानते कि सेरेना को यहाँ किसने इंट्रोड्यूस किया है? क्या मैं डायरेक्टर पियर्स से पूछ सकता हूँ कि 7 मेमोरीज की पॉपुलैरिटी कैसी है? क्या होगा अगर वो सेरेना के लिए गाना लिखे? ब्रैडली पियर्स 7 मेमोरीज का नाम सुनकर थोड़ा हैरान रह गए। क्या उनमें ये कहने की हिम्मत थी कि 7 मेमोरीज की कोई पॉपुलैरिटी नहीं है? नहीं थी। हारमनी रिकॉर्ड्स के उस एमवी कोलैबोरेशन को 100 मिलियन से ज्यादा लाइक्स मिले थे। उन्होंने सुना था कि उसके फैंस 50 मिलियन तक पहुंच चुके हैं। ब्रैडली पियर्स ने अपनी नाक पर चश्मा ऊपर किया। क्या आपको यकीन है कि 7 मेमोरीज सेरेना के लिए गाना लिखेगा? ठीक है, बहस बंद करो। मैं इस बात को कंफर्म कर सकता हूँ। डेविड यांग ने हाथ उठाकर सबको शांत रहने का इशारा किया। बात वही है तो पार्टिसिपेंट्स डायना और सेरेना होंगी। नोटिस भेज दो। चेयरमैन को बोलता देख ब्रैडली पियर्स सिर्फ बेमन से सिर हिला सके। उनके दिमाग में कोई और कैंडिडेट था, पर बदकिस्मती से उनके बोलने से पहले ही फैसला हो चुका था। रिवरसाइड सिटी की सेलेस्टियल ब्यूटी एंटरटेनमेंट ब्रांच में मिस युआन तेजी से भागती हुई हांफते हुए लाउंज पहुंची। रेबेका, गुड न्यूज है। इस बार की घटना को ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, आपदा में अवसर समझा जा सकता है। रेबेका ने भौहें सिकोड़ी। क्या गुड न्यूज? उसका उत्साह ठंडा पड़ा देख मिस युआन का एक्साइटेड मूड भी खराब हो गया। उन्होंने रेबेका की तरफ देखा। वो जितनी बार उसे देखती वो उन्हें उतनी ही ज्यादा इरिटेटिंग लगती थी। वे दोनों अब वाकई एक दूसरे को नापसंद करती थीं। पर जब तक रेबेका का पतन नहीं हो जाता उन्हें इस प्रिंसेस की सेवा तो करनी ही थी। न्यू म्यूजिक फेस्टिवल, कंपनी ने तुम्हें इसमें पार्टिसिपेट करने देने का फैसला किया है। इसके अलावा उन्होंने तुम्हारे लिए गाना लिखने के लिए मशहूर सॉन्ग राइटर फ्रैंक मॉरिसन को इनवाइट किया है। इसे पिछली बार हुए नुकसान के लिए कंपनी का कॉम्पेंसेशन, मुआवजा समझा जा सकता है। न्यू म्यूजिक फेस्टिवल? रेबेका ठिठक गई और कंफर्मेशन के लिए मिस युआन की तरफ देखने लगी। क्या ये वही न्यू म्यूजिक फेस्टिवल है जिसमें सिर्फ एक रैंकिंग मिलने का मतलब है कि आप फर्स्ट ईयर सिंगर्स की कैटेगरी में शामिल हो सकते हैं? हाँ, क्या कोई और भी न्यू म्यूजिक फेस्टिवल हो सकता है? रेबेका, ये तुम्हारे लिए एक मौका है। तुम्हें इसे अच्छी तरह भुनाना होगा। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि ये चांस दिलाने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है। रेबेका को सीरियस होता देख मिस युआन भी रिलैक्स हो गई, यहाँ तक कि उनके बात करने का तरीका भी बदल गया। न्यू म्यूजिक फेस्टिवल, मैं अब फेमस होने वाली हूँ। तभी रेबेका ने रिएक्ट किया और अपनी चेयर से उछल पड़ी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने मिस युआन की क्रेडिट लेने वाली बात बिल्कुल नहीं सुनी। उसने बस यही सुना कि वो बहुत जल्द फेमस होने वाली है। रेबेका, इसे शुरू होने में अभी 3 दिन बाकी हैं। चलो शांत हो जाओ। इस बार मशहूर सॉन्ग राइटर फ्रैंक मॉरिसन तुम्हारे लिए म्यूजिक लिख रहे हैं। तुम्हें इसे बहुत अच्छी तरह गाना होगा, मिस युआन ने सलाह दी, ये उम्मीद करते हुए कि रेबेका बहुत ज्यादा एक्साइटेड ना हो जाए। आखिरकार रेबेका फेमस होती तभी उन्हें अपना बड़ा हिस्सा कट मिलता। इस बार मिस युआन को भी उम्मीद थी कि वो एक अच्छी रैंकिंग हासिल कर पाएगी, पर रेबेका ऐसा नहीं सोच रही थी। फ्रैंक मॉरिसन का नाम सुनकर वो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गई। क्या ये वही फ्रैंक मॉरिसन है जिन्हें म्यूजिक का गॉडफादर कहा जाता है? फिर तो जीत पक्की है। इसमें चिंता की क्या बात है? वो और मैं साथ मिलकर एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है। मिस युआन ने ठंडी सांस भरी। पर गौर किया जाए तो वो सही कह रही थी। भले ही रेबेका का कैरेक्टर खराब था, पर उसकी सिंगिंग स्किल्स वाकई सॉलिड थीं। म्यूजिक गॉडफादर फ्रैंक मॉरिसन के गाने के साथ इस बार वो निश्चित रूप से टॉप 3 में जगह बना सकती थी। मेट्रो सिटी के आर्टिस्ट अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में सेरेना को ऑपरेशंस डिपार्टमेंट का कॉल आया, जिसमें उसे 3 दिन बाद न्यू म्यूजिक फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार रहने को कहा गया। फोन रखने के बाद सेरेना जैसे सुन डेज्ड रह गई। अभी कुछ देर पहले ही वे उसके कमबैक के लिए किसी तरीके पर डिस्कस कर रहे थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि कंपनी उसे बैठे बिठाए इतना बड़ा मौका पिलो दे देगी। सेरेना को कॉल खत्म करते देख और उसके चेहरे पर मासूम सी हैरानी देख मिया अपनी क्यूरियोसिटी नहीं रोक पाई और पूछा, सेरेना किसका कॉल था? कंपनी के ऑपरेशंस डिपार्टमेंट ने मुझे नोटिफाई किया है। 3 दिन में मैं न्यू म्यूजिक फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर रही हूँ। न्यू म्यूजिक फेस्टिवल? वही न्यू म्यूजिक फेस्टिवल? सच में सेरेना, क्या तुम सीरियस हो? मिया ने जैसे ही ये सुना अगले ही पल वो उछल पड़ी और सेरेना के कंधे पकड़कर उसे हिलाने लगी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। सेरेना, क्या कंपनी वाकई तुम्हें न्यू म्यूजिक फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने दे रही है? मिस क्लेयर पास में सलीके से बैठी थी। उन्होंने ध्यान से पूछा। हाँ, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट ने अभी नोटिस भेजा है। सेरेना ने सिर हिलाकर कंफर्म किया। मिस क्लेयर के चेहरे पर भी खुशी झलक रही थी। एक पावरफुल कमबैक अनाउंस करने के लिए न्यू म्यूजिक फेस्टिवल का स्टेज इस्तेमाल करना बहुत अच्छा है। बस अब सबसे जरूरी काम एक सूटेबल सॉन्ग राइटर ढूंढना है। मैं उन सॉन्ग राइटर से कांटेक्ट करूंगी जिन्हें मैं पहले से जानती हूँ। सेरेना, तुम भी म्यूजिक लिखने की कोशिश जारी रखो। अगले 3 दिनों में हमें एक बेहतरीन गाना ढूंढना होगा ताकि कमबैक के पहले ही शॉट से धमाका हो सके। उन तीनों ने काम आपस में बांट लिया। मिया आज के लंच के लिए खाना चुनने लगी। मिस क्लेयर ने अपना फोन उठाया और सॉन्ग राइटर से कांटेक्ट करना शुरू कर दिया। सेरेना ने टेबल पर म्यूजिक शीट्स फैलाई और सोचने लगी। उधर रिवरसाइड सिटी में मैं लिली को उसकी दूसरी नर्सरी राइम बाल कविता सिखा रहा था। इन 2 दिनों में लिली बहुत ही अच्छे बच्चे की तरह रही थी। हालांकि इसकी वजह यह भी हो सकती है कि सेरेना हर रोज घर पर कॉल करती थी। मुझे लगा कि मेरा योगदान भी काफी बड़ा था। कम से कम अब मैं बच्चे को बहलाने फुसलाने के रूटीन का पूरी तरह आदी हो चुका था। लिली मेरे साथ रिदम बनाने के लिए अपने नन्हे हाथों से तालियां बजा रही थी। मैंने ग्रे वुल्फ भेड़िया वाली टोपी पहनी थी और खतरनाक दिखने का नाटक कर रहा था, पर मेरे मुंह से क्यूट लिरिक्स निकल रहे थे। नन्हे खरगोश, अच्छे बच्चे बनो। अब दरवाजा खोलो, जल्दी से खोलो, मैं अंदर आना चाहता हूँ।
शाम तक डिनर के बाद लिली दिन भर खेलने की वजह से अपनी नींद नहीं रोक पा रही थी। उसका छोटा सा सिर बार बार नीचे की तरफ झुक रहा था। फिर भी वो डटी हुई थी और सोने से पहले मुझसे बेड टाइम स्टोरी पूरी सुनने की जिद कर रही थी। अभी शाम के सिर्फ 7 बजे बज रहे थे। इन 2 दिनों में मैं लगातार सोच रहा था कि सेरेना के लिए कौन सा गाना तैयार करूं, पर अब तक मेरे पास कोई आइडिया नहीं था। पुरानी दुनिया के इतने सारे गाने थे कि मैं कंफ्यूज हो गया था। इसके अलावा सेरेना की तरफ से स्टारलाइट एंटरटेनमेंट पहुंचने के बाद से कोई खबर नहीं आ रही थी। मैंने थोड़ी देर और सोचा, पर कुछ हाथ नहीं लगा। तो मैंने टिकटॉक खोला और सोने से पहले थोड़ी देर वीडियो स्क्रॉल करने का सोचा। जस्ट वांट टू बी ऑर्डिनरी अब भी ऑनलाइन ट्रेंड कर रहा था। मैंने 3-4 वीडियो स्क्रॉल किए और हर बार कोई न कोई रिलेटेड वीडियो सामने आ ही रहा था। काफी नेटिजन्स कह रहे थे कि 7 मेमोरीज का म्यूजिक सुनने के बाद उनके कानों को कोई और गाना भा ही नहीं रहा है। उन्होंने यहाँ तक कि खुद से ही एक 7 मेमोरीज फैन क्लब बना लिया था, जिसमें सबने अपनी प्रोफाइल पिक्चर एवतार लिली के उस एक्सप्रेशन की लगा रखी थी जब वो करेज एक्सप्लोजन गा रही थी। तब जाकर मुझे पता चला कि न जाने कब उन्होंने लिली के उन एक्सप्रेशंस के स्टिकर्स बना लिए थे और बड़े मजे से इस्तेमाल कर रहे थे। शुक्र है कि ज्यादातर नेटिजन्स का ध्यान 7 मेमोरीज पर था। सिर्फ कुछ ही मॉम फैंस और चाइल्ड फैंस लिली के फैंस थे, वरना भविष्य में उस छोटी बच्ची को बाहर जाते वक्त मास्क पहनना पड़ता, जो बड़ी मुसीबत होती। जस्ट वांट टू बी ऑर्डिनरी की चर्चा के अलावा इस वक्त ऑनलाइन सबसे हॉट टॉपिक आने वाला न्यू म्यूजिक फेस्टिवल था। न्यू म्यूजिक फेस्टिवल साल में एक बार होता था। हर बार इसमें से 1 या 2 हिट गाने निकल कर आते ही थे। इस न्यू म्यूजिक फेस्टिवल में हिस्सा लेने वाले सिंगर्स के फैंस तो अपने आइडल्स के लिए वोट जुटाने में और भी ज्यादा एक्टिव थे। न्यू म्यूजिक फेस्टिवल का हर एडिशन पूरी तरह से लाइव स्ट्रीम के जरिए कंडक्ट किया जाता था। वहाँ 4 मशहूर दिग्गज मेंटर्स वोटिंग करते थे। टाई होने की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि एक वोट ऐसा भी था जो नेटिजन्स रियल टाइम में डालते थे। इससे ऑडियंस का पार्टिसिपेशन भी मैक्सिमम हो जाता था। अगली सुबह जल्दी ही फोन की घंटी से मेरी नींद खुली। मेरे बगल में लेटी लिली काफी देर से जाग चुकी थी। मुझे नहीं पता था कि वो छोटी बच्ची कब से खेल रही थी। मैंने बस उसे खुशी खुशी खेलते देखा और उसके नन्हे सिर को सहलाया। मैंने लापरवाही से फोन उठाया। स्क्रीन पर उस लड़की मिया का इनकमिंग कॉल दिख रहा था। हेलो, सुबह सुबह क्या बात है? मैंने उबासी लेते हुए पूछा। हेलो जेम्स रिवर्स, तुम्हें सेरेना का ध्यान रखने की जरूरत है। वो पागल हो गई है, कल रात से सोई नहीं है। मिया किसी चोर की तरह धीरे से बोली। वो सेरेना की पीठ पीछे मुझे कॉल कर रही थी। क्या हुआ? मैंने भौहें सिकोड़ी। इस औरत को अपना ख्याल रखना क्यों नहीं आता? मैंने इतनी मेहनत से उसे थोड़ा खिला पिलाकर मोटा किया था, उसे फिर से दुबला मत होने देना। सेरेना न्यू म्यूजिक फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर रही है, पर हमारे पास कोई गाना नहीं है। सेरेना खुद कंपोज करने की कोशिश कर रही है। वो इसके पीछे पागल हो गई है। मैंने अपना सिर खुजाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सेरेना को गए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और उसे कंपटीशन में उतरना पड़ गया। असल में स्टारलाइट एंटरटेनमेंट के साथ कोऑपरेशन की शर्तों में मुझे ही उसके लिए म्यूजिक लिखना था। ये वाकई मेरी चूक थी। मैं यहाँ गानों के बारे में सोच ही रहा था, पर वहाँ तो आग उसकी भौहों तक पहुँच चुकी थी। मतलब मुसीबत सर पर थी। समझ गया, मैं उसे कॉल करूंगा। मिया, उसका ख्याल रखने में मेरी मदद करने के लिए थैंक यू। तुम्हारी मदद कौन कर रहा है? मैं सेरेना का ख्याल रख रही हूँ, क्योंकि ये तो नेचुरल है। मैं और कुछ नहीं कहूंगी। सेरेना बाहर आ रही है। मिया ने हड़बड़ी में फोन काट दिया। वो सेरेना की तरफ थोड़ा गिल्टी फील करते हुए देख रही थी। शुक्र है कि सेरेना रात भर सोई नहीं थी। उसकी मेंटल स्टेट अभी बहुत खराब थी। उसने मिया की इस छोटी सी हरकत पर ध्यान नहीं दिया। सेरेना इस वक्त बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी। उसे लग रहा था कि वो उस धुन मेलोडी को बस पकड़ने ही वाली है, पर हर बार वो थोड़ा पीछे रह जाती। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कमी रह गई है, इसलिए उसका मूड कुदरती तौर पर खराब था। तभी मेरा कॉल आया। सेरेना ने जल्दी से अपना मूड ठीक किया और फोन उठाया। हेलो, क्या लिली मुझे मिस कर रही है? अगर लिली तुम्हें मिस नहीं करती तो क्या मुझे तुम्हें कॉल करने की परमिशन नहीं है? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। मेरी आवाज फोन से गूंजी। सेरेना का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। ये पहली बार था जब मैंने खुद को उसका हस्बैंड कहा था। सेरेना ने कोई जवाब नहीं दिया। एक पल के लिए हम दोनों खामोश हो गए। थोड़ी देर बाद फोन से एक ठंडी सांस की आवाज आई। तुम न्यू म्यूजिक फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर रही हो। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? जो चीज इतनी आसानी से सुलझ सकती थी, उसके लिए खुद को इतना क्यों थका रही हो? अगर इससे तुम्हारी सेहत को सच में नुकसान पहुंचा तो लिली बहुत दुखी होगी। मैंने बेबसी से कहा। मेरी नजरों में ये साफ तौर पर ऐसी चीज थी जो आसानी से पूरी की जा सकती थी। सेरेना मुझे सीधे बता सकती थी, पर उसने नहीं बताया। सेरेना रात भर जागती रही थी। उसकी हिम्मत टूटने की कगार पर थी। अब मुझे इस तरह पूछते देख सेरेना को लगा जैसे मैं उससे पूछताछ इंटेरोगेटिंग कर रहा हूँ। उसे अचानक अपने अंदर बहुत ज्यादा दुख, ग्रीवेंस महसूस हुआ। उसने अनजाने में अपना होंठ काट लिया। उसके चेहरे पर एक जिद्दी लुक फ्लैश हुआ। उसकी आंखों में धीरे धीरे आंसू भर आए। सेरेना कुछ नहीं बोली। उसे डर था कि उसकी आवाज उसकी मौजूदा हालत बयां कर देगी। मैं उसके एक्सप्रेशन नहीं देख सकता था। मैंने इंस्टिंक्टिवली अपनी भौहें सिकोड़ी। एक पल बाद मुझे अचानक उसकी तरफ से सिसकने की आवाज सुनाई दी। वो रो रही थी। क्या हुआ? मुझे बस ये सब अजीब लगा। मुझे नहीं लगा कि मैंने कुछ भी गलत कहा था। क्या सिर दर्द है? ये इमोशनल चीजें संभालना थोड़ा मुश्किल काम था। ओह, तुम अचानक ऐसे ही क्यों रो रही हो? मैं खुद को रोक नहीं पाया। सेरेना को लगा कि वो कितनी बेकार है। जेम्स रिवर्स, सेरेना रोती हुई आवाज में बोली। उसकी आवाज बहुत तेज थी। मेरे कानों को ये कुछ गुस्से की शर्मिंदगी में बदलने जैसा लगा। मैं सुन रहा हूँ। ये पहली बार था जब मैंने सेरेना को मुझसे इस तरह बात करते सुना था। उसकी कांपती हुई आवाज दुख से भरी थी। मैंने अचानक उसके अभी के एक्सप्रेशन इमेजिन किए। सेरेना अपने छोटे होंठ काट रही होगी।
आंखों में अब भी आंसू चमक रहे होंगे। उसे भी एहसास हुआ कि उसने अपना आपा कंपोजर खो दिया है। बस कुछ ऐसी बातें थी जो वो कह नहीं पा रही थी और उन्हें अंदर दबाकर रखना बहुत बुरा लग रहा था। जेम्स रिवर्स, क्या तुम्हें लगता है कि मैं पूरी तरह बेकार हूँ? सिर्फ तुम पर डिपेंड रहना जानती हूँ। मैं ऐसी नहीं बनना चाहती। आई एम सॉरी। मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। मैं बस तुम्हारी हेल्थ को लेकर फिक्रमंद हूँ। म्यूजिक लिखना भूल जाना वाकई मेरी गलती थी। तो वो ये सब सोच रही थी। मैंने पहले जो कहा था उसमें वाकई कुछ प्रॉब्लम थी। मुझे धीरे धीरे एहसास हुआ और मैंने जल्दी से मुस्कुराते हुए कहा। सेरेना की बात पूरी होने से पहले ही मैंने काट दी थी। दूसरी तरफ मैं हंसा, ऐसे हंसा जैसे मैं बहुत खुश हूँ। वो पहले से ही इतनी अपसेट थी और उसने नोटिस तक नहीं किया और अब भी हंस रहा था। सेरेना को और भी ज्यादा बुरा लगा। उस प्रोफेशनल औरत एंजेला से मिलने के बाद उसे अचानक लगा कि उसके मुकाबले उसके पास तो जैसे कुछ है ही नहीं। उस प्रोफेशनल औरत की फिगर भी अच्छी थी, वो एलिगेंट थी और टैलेंटेड भी थी। इसके अलावा उसकी आंखों में सेरेना मेरे लिए तारीफ, एडमिरेशन देख सकती थी। सेरेना इन फालतू के ख्यालों में खोई थी। फोन से मेरी आवाज उस तक पहुंचती रही। पर सेरेना, मैं वाकई तुम्हारा ये छोटा सा सिर ठोक कर खोलना चाहता हूँ, ये देखने के लिए कि इसके अंदर क्या है। मेरे लिए तुम और लिली वो सबसे बेहतरीन तोहफे हो जो ऊपर वाले ने मुझे दिए हैं। फालतू की बातें मत सोचो। मैं तुम्हें बहुत सीरियसली कह रहा हूँ। सेरेना मेरी वाइफ है, इकलौती, जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता। मैं जोर से बोला। मेरी आवाज बहुत फर्म थी। जब से मैं इस फैमिली में आया हूँ, सेरेना और लिली ने मुझे एक्सेप्ट किया है। हम एक ही फैमिली हैं। एक ऐसी फैमिली जहाँ कोई किसी पर डिपेंड नहीं है, सिर्फ एक दूसरे का सहारा है। सेरेना मेरी बातों से दंग रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसी बातें कहूंगा। क्या वाइफ? इकलौती? इन शब्दों ने सेरेना के पहले से ही गुलाबी चेहरे को तुरंत और लाल कर दिया। सेरेना धीरे से कुछ बड़बड़ाई। उसका मूड साफ तौर पर काफी बेहतर हो गया था। ठीक है, भविष्य में अब ऐसे फालतू ख्याल मत लाना, समझी? मैं आज रात तुम्हें गाना भेज दूंगा। इन 2 दिनों का इस्तेमाल अच्छी तरह प्रैक्टिस करने के लिए करना। मेरे समझाने पर सेरेना मान गई। जल्दी सो जाओ, एनर्जी रहेगी तभी तो अच्छा गा पाओगी। फिर उसने फोन काट दिया। फोन की डायल टोन सुनने के बाद मैंने आखिरकार चैन की सांस ली। बीवी को मनाना बच्चे को मनाने से भी ज्यादा मुश्किल लगा, पर शुक्र है कि रिवर्स के इस बंदे को कोई भी चीज मात नहीं दे सकी। मैंने दराज से पेन और शीट म्यूजिक निकाला और विचार करने लगा कि कौन सा गाना सही रहेगा। अगर दूसरों को इस वक्त मेरी इस कशमकश के बारे में पता चलता तो वे शायद खून की उल्टियां करने लगते। दूसरे लोग एक गाना बनाने के लिए अपना दिल और आत्मा निचोड़ देते हैं, जबकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हजारों गानों में से किसे चुनूं। आधे दिन तक सोचने के बाद भी मैं फैसला नहीं कर पाया। मेरे दिल में बहुत सारे अच्छे गाने थे। एक पल के लिए वे सब मेरे दिमाग में भीड़ लगा रहे थे, मुकाबला कर रहे थे, जिससे मेरे विचार काफी उलझ गए थे। मैंने चिढ़कर खिड़की खोल दी। ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे मेरे दिल की चिड़चिड़ाहट थोड़ी कम हुई। अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के नीचे एक यंग कपल विदा हो रहा था। वो लड़का एक बड़ा सूटकेस खींच रहा था। उसका चेहरा उदासी से भरा था। लड़की की आंखें बिछड़ने के गम में नम थीं। इस सीन को देखकर मुझे अचानक एक जुमला याद आया। प्यार हवा के साथ उठता है, जब हवा रुक जाती है तो एहसास रह जाते हैं। वे अब अलग हो रहे थे। जब वो लड़का लौटेगा, क्या वे अब भी साथ होंगे? ये तो पता नहीं था, पर उस लड़के को बाहरी दुनिया में हाथ आजमाने और देखने के लिए जाना ही था। ये सोचकर मुझे अचानक एहसास हुआ। फिर मैं तेजी से डेस्क की ओर गया, पेन उठाया और शीट म्यूजिक पर लिखा, द विंड राइजेस, द विंड राइजेस। अब मेरा दिमाग इसी जानी पहचानी धुन से भर गया था। जब ये गाना रिलीज हुआ था तब ये बहुत से लोगों की जवानी का एक यादगार हिस्सा था। शीट म्यूजिक फैलाते ही मेरी आंखों में पुरानी यादों की एक झलक आ गई। धीरे धीरे मैंने उस पर नोट्स लिखे। मैं पूरी तरह से शानदार संगीत में डूब गया। मेरे मुंह से भी अनजाने में गुनगुनाहट निकलने लगी। मुझे पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत गया जब तक कि लिली की आवाज नहीं आई, डैडी नम नम्स खिला दो। मेरे चेहरे पर तुरंत एक प्यार भरी मुस्कान आ गई। क्या मेरी नन्ही बच्ची को भूख लगी है? डैडी अभी लंच तैयार करते हैं। मेरी बेटी के शब्द मेरे लिए शाही फरमान, इंपीरियल डिक्री थे। अपनी बेटी के सेवक के तौर पर मैंने एक पल की भी देरी करने की हिम्मत नहीं की। पेन नीचे रखकर मैं मुड़ा और किचन में चला गया। 2 घंटे बाद बाप बेटी सोफा पर पेट भरकर और संतुष्ट होकर लेटे थे। लिली खिलखिला रही थी और डैडी के पेट को सहलाना नहीं भूल रही थी। फिर उसने डकार भी ली। बाप बेटी तुरंत मस्ती के मूड में आ गए। सेरेना का वीडियो कॉल भी ठीक इसी पल आया। उसकी आंखों के नीचे अब भी डार्क सर्कल्स थे। साफ था कि उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। बाप बेटी को इस तरह आलसी बने देखकर सेरेना को अंदर ही अंदर बहुत जलन हुई। ओह, कुछ लोग बाहर कड़ी मेहनत कर रहे हैं और कुछ लोग घर पर फैमिली के साथ खुशियां मना रहे हैं। एक बड़ा एक छोटा, दोनों ही पत्थर दिल चीजें हैं। सेरेना ने पहली बार एक मासूम सा चेहरा बनाया। उसकी बादाम जैसी आंखें शिकायतों से चमक रही थीं। मैं भी फ्री नहीं हूँ। मैंने गाना लिख लिया है, मैं तुम्हें थोड़ी देर में भेज दूंगा। लिली भी पास आ गई। उसकी मैचिंग बादाम जैसी आंखें भी चमक रही थीं, जैसे वो सेरेना से मुकाबला कर रही हो कि कौन ज्यादा मासूम है। मैं भी फ्री नहीं हूँ। आज मैंने कम से कम कार्टून के 2 एपिसोड देखे और 5 नंबर और सीखे। सेरेना अब खुद को रोक नहीं पाई। तुरंत हार मानते हुए उसने स्वीकार किया कि वो इस छोटी शैतान से नहीं जीत सकती। ठीक है, हमारी लिली ने सबसे ज्यादा मेहनत की। जल्दी से मम्मी को एक किस दो। छोटी बच्ची ने तुरंत अपना छोटा सा मुंह आगे कर दिया और सेरेना को एक एयर किस दिया। हे, क्या मुझे भी कोई इनाम नहीं मिलेगा? मैंने बेशर्मी से खांसते हुए अपना चेहरा फोन के सामने कर दिया, जिससे सेरेना का खूबसूरत चेहरा इतनी तेजी से लाल हुआ कि उसे साफ देखा जा सकता था। सबसे बड़ी बात ये थी कि वो छोटी बच्ची हमारे बगल में चहक रही थी और मम्मी से कह रही थी कि डैडी को भी एक इनाम दे।
आखिर में सेरेना छोटी बच्ची के उत्साह और मेरी ढिठाई के आगे टिक नहीं सकी। उसने अपने होंठ भींचे और प्रतीकात्मक रूप से एक एयर किस दिया, बस आवाज नहीं निकाली। अपना इनाम पाकर मैं बहुत खुश हुआ। मैं जल्दी से बेडरूम में भागा। फोन के कैमरे के सामने पूरा किया हुआ शीट म्यूजिक दिखाया। देखो, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला था, मैंने वाकई इसे पूरा कर लिया है। तुम्हारा किस बेकार नहीं गया। सेरेना ने मुझे एक शरारती नजर से देखा, पर अंदर ही अंदर वो हैरान रह गई। अभी कुछ ही घंटे हुए थे और उसने गाना लिख भी लिया। ये तो बड़ा झटका था। वो इतने दिनों से सोच रही थी, थोड़ी धुन दिमाग में थी, पर हाथ नहीं लग रही थी। लेकिन उसने सिर्फ कुछ ही घंटे लिए और पूरा गाना तैयार कर दिया। ये आदमी वाकई एक अजूबा था। तीनों का परिवार थोड़ी देर और बातें करता रहा, फिर फोन काट दिया। मैंने म्यूजिक स्कोर और लिरिक्स की पूरी फोटो खींची और सेरेना को भेज दी। सेरेना ने उत्सुकता से मैसेज खोला। एक बड़ा टाइटल उसके सामने था, द विंड राइजेस, हवा चलती है। ये कैसा रूहानी गाना था। जब सेरेना ने लिरिक्स और म्यूजिक स्कोर पढ़ लिया तो उसे अपना दिल थोड़ा तेज धड़कता हुआ महसूस हुआ। अब उसे ऑनलाइन कमेंट्स की अहमियत समझ आई। 7 मेमोरीज जो बनाता है वो पक्का मास्टरपीस होता है का मतलब यही था। और सबसे डरावनी बात ये थी कि मैंने सिर्फ कुछ घंटों में ऐसा गाना कंपोज कर दिया था। सेरेना ये पूछने के लिए बेताब थी कि आखिर मेरे दिमाग में क्या छिपा है। ये सोचते हुए सेरेना ने फोन उठाया। इस वक्त मैंने लिली के कपड़े बदलकर उसे बाहर खेलने ले जाने की तैयारी की थी। तभी सेरेना का वीडियो कॉल फिर से आया। क्या कुछ और भी है? मुझे समझ नहीं आया। अभी तो फोन रखा था, फिर क्या हुआ? वीडियो में सेरेना की नजरें जैसे मुझे जला रही थीं। वो मुझे इतनी शिद्दत से घूर रही थी कि मुझे थोड़ा घबराहट, ओवरवेल्म्ड महसूस होने लगी। क्या बात है? मेरी आवाज लड़खड़ाने लगी और मेरी आंखें उसकी नजरों से बचने लगी। इस औरत का मतलब क्या था? अपनी खूबसूरत आंखें दिखा रही थी। क्या काम न होने पर मैं तुम्हें वीडियो कॉल नहीं कर सकती? वाह, क्या बात है। अभी सीखा और अभी अप्लाई कर दिया। मैंने अभी कुछ देर पहले ही उसे यही रीजन दिया था और उसने तुरंत मुझे वही लौटा दिया। मैंने मन ही मन सोचा, ये औरत न केवल सुंदर है बल्कि बातें याद भी रखती है। होल्ड्स ग्रजेस। पर मेरे मुंह से हंसी निकल गई। हाँ, बिल्कुल कर सकती हो। जेम्स रिवर्स, तुम मुझसे आखिर क्या छुपा रहे हो? ये बात कहाँ से आई? कोई किसी पर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकता है? मैंने कंफ्यूजन में अपना सिर खुजाया। मुझे ऐसा देख सेरेना का खूबसूरत चेहरा लाल हो गया। वो थोड़ी गुस्से में थी और उसकी आवाज अनजाने में तेज हो गई। तुम्हारे ये गाने, ये कैसे बनाए? अगर मैं कहूँ कि एक दिन मुझे अचानक ज्ञान प्राप्त, एपिफनी हो गया, तो क्या तुम मानोगी? वाकई अचानक ज्ञान मिल गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे समझाऊं, इसलिए मैं बस अपनी नाक रगड़ने लगा और बात टालने की कोशिश की। सेरेना ने मुझे गहराई से देखा पर और जोर नहीं दिया। काफी देर बाद वो अचानक बोली, थैंक यू। मैं उसकी अचानक कही इस बात से पूरी तरह कंफ्यूज था और सिर्फ सिर हिला सका। अच्छे से गाने की प्रैक्टिस करो, मैं और लिली तुम्हें चीयर करेंगे। ओके। सेरेना की आवाज बहुत कोमल थी। जब उसने ऊपर देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। मैं तुम्हारे गाने को बेकार नहीं जाने दूंगी। मैंने सिर हिलाया और लिली का हाथ पकड़कर कैमरे के सामने हिलाया। मैं और लिली अब बाहर जा रहे हैं। वीडियो कॉल खत्म हुआ। सेरेना ने अपना फोन पकड़ा और मिया का दरवाजा खटखटाया। मिया, तैयार हो जाओ या फिर कंपनी में प्रैक्टिस करने चलते हैं। प्रैक्टिस? क्या अब हमारे पास गाना है? सच में? क्या जेम्स रिवर्स ने तुम्हें ये दिया? मुझे पता था वो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। मिया एक्साइटेड हो गई। उसका चेहरा खुशी से भरा था। उसने सीधे सेरेना का हाथ पकड़कर हिलाना शुरू कर दिया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ कि उसके मुंह से सच की उसने कॉल किया था निकल गया है। सेरेना का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। उसने मिया को एक लुक दिया। तब उसे एहसास हुआ कि इसी लड़की ने उसकी चुगली की थी। वे तीनों स्टारलाइट एंटरटेनमेंट की तरफ निकल पड़े। सेरेना ने इन 2 दिनों के लिए यहीं रुकने का प्लान बनाया जब तक कि वो इस गाने को गाने में सेटिस्फाइड ना हो जाए। जब उसने वाकई द विंड राइजेस गाया तब उसे पता चला कि ये गाना कितना बेहतरीन है। कुछ बार ट्राई करने के बाद सेरेना को धीरे धीरे फील आने लगा। उसकी सिंगिंग और भी रिलैक्स्ड होती गई। अगर मैं यहाँ होता तो वाकई दंग रह जाता। मेरे सुने हुए ओरिजिनल वर्जन से ये लगभग बिल्कुल मिलता जुलता था। प्रैक्टिस का समय उड़ते हुए बीत गया। देखते ही देखते दोपहर हो गई। वे तीनों रिकॉर्डिंग रूम से बाहर आए। तभी सामने वाले रूम का दरवाजा भी खुला। एक डॉल जैसी डॉल फेस क्यूट लड़की भी उसी पल बाहर निकली। सेरेना को देखकर वो पल भर के लिए रुकी, पर फिर उसने फ्रेंडली अंदाज में सिर हिलाकर ग्रीट किया। सेरेना ने भी मुस्कुराहट के साथ उसका जवाब दिया। बस उस लड़की के पीछे खड़े गोल्ड रिम चश्मे वाले आदमी की नाक आसमान पर थी। उसने सेरेना को एक भी अच्छा लुक नहीं दिया। सेरेना के जाने के बाद इस आदमी ने ठंडी आह भरी। वाकई अक्ल नहीं है, एक लीडर से मिल रही है और ग्रीट करना तक नहीं जानती। पता नहीं कंपनी ने इसे किस लिए चुना है। अंकल, उसने अभी अभी कंपनी ज्वाइन की है। अगर वो आपको जानती तो ये अजीब होता। डायना, इस बार तुम्हें बहुत अच्छा गाना होगा, समझी? तुम्हें तुम्हारे अंकल ने चुना है। अपने अंकल को शर्मिंदा मत करना। जी, मैं समझ गई। ये लड़की डायना थी जो सेरेना के साथ न्यू म्यूजिक फेस्टिवल में हिस्सा लेने वाली थी और उसके अंकल कोई और नहीं बल्कि ब्रैडली पियर्स थे। अगले कुछ दिनों तक सेरेना रोज जल्दी निकलती और देर से लौटती, बहुत कड़ी मेहनत करती। उसकी मेहनत देखकर मिया को भी दुख होने लगा। मिस क्लेयर भी खाली नहीं बैठी थी। उन्होंने सेरेना का ट्विटर अकाउंट रिकवर किया और एक कमबैक अनाउंसमेंट पोस्ट की। हेलो एवरीवन, मैं हूं सेरेना। 7 अगस्त को न्यू म्यूजिक फेस्टिवल में मैं फिर से अपनी शुरुआत करूंगी। स्टारलाइट एंटरटेनमेंट की सिंगर सेरेना आ रही है। मुझे उम्मीद है कि आप सब मुझे आगे भी सपोर्ट करेंगे। मुझे ये भी उम्मीद है कि आप सब मेरे ट्विटर पर इंटरेक्ट करेंगे। आप सबका शुक्रिया। अनाउंसमेंट बहुत छोटी थी,
सेरेना के बचे कुचे फैंस सिर्फ कुछ हजार ही थे, जिनमें से ज्यादातर तो फेक अकाउंट्स ही थे। इसलिए अनाउंसमेंट पोस्ट होने के बाद ऐसा लगा जैसे कोई पत्थर समुद्र की गहराई में डूब गया हो। इसने कोई हलचल नहीं मचाई, बस कुछ पुराने फैंस और छोटे मार्केटिंग अकाउंट्स को ही ये खबर मिली। हालांकि सेरेना 2 साल से इंडस्ट्री से बाहर थी, पर न्यू म्यूजिक फेस्टिवल की रीच ट्रैफिक काफी ज्यादा थी। इसलिए इन छोटे मार्केटिंग अकाउंट्स ने एक के बाद एक आर्टिकल लिखने शुरू कर दिए। इनके प्रमोशन की वजह से काफी लोगों को धुंधला सा याद आया कि पुराने समय की ये उभरती हुई स्टार कौन थी, पर उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ये पुरानी खबर थी, अब किसे परवाह थी। 7 अगस्त को न्यू म्यूजिक फेस्टिवल ऑफिशियली शुरू हो गया। बस इस बार न्यू म्यूजिक फेस्टिवल के डायरेक्टर रायन शॉ बहुत परेशान थे, क्योंकि 7 मेमोरीज का एक गाना लगातार ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर कब्जा जमाए हुए था। इसलिए उनके न्यू म्यूजिक फेस्टिवल का ट्रैफिक पहले के मुकाबले कुछ भी नहीं था। पर न्यू म्यूजिक फेस्टिवल साल में एक बार होता था, इसे किसी एक इंसान की वजह से टाला नहीं जा सकता था। वे बस किसी तरह इसे शुरू कर सके। दुख की बात यह थी कि वे 7 मेमोरीज से कांटेक्ट नहीं कर पाए। अगर वे उसे न्यू म्यूजिक फेस्टिवल की मेंटर चेयर पर बैठा पाते तो ट्रैफिक वाकई एक्सप्लोड हो जाता। इस वक्त मैं इन सब बातों से बिल्कुल अनजान था। मैं लिली का हाथ पकड़े अरीना में घुसने के लिए एक लंबी लाइन में खड़ा था। जी हाँ, लंच खत्म करने के बाद मैं सेरेना को बिना बताए चुपके से मेट्रो सिटी आ गया था। मैंने उसे चीयर करने का वादा किया था, तो जाहिर है मुझे मौके पर मौजूद होना ही था। वहाँ का माहौल बहुत जीवंत लाइवली था। मैंने चारों तरफ देखा, लगभग सबके हाथों में लाइट स्टिक्स थीं। कुछ लोग अपनी पसंद के सिंगर्स के सपोर्ट में साइन बोर्ड्स पकड़े हुए थे, उन्हें हिला रहे थे और चीयर्स कभी रुक नहीं रहे थे। मैं वाकई वहाँ सबसे अलग लग रहा था। सिर्फ मैं ही किसी चोर की तरह एक छोटी सी लिली को पकड़े हुए एरिना में चुपके से अपनी सीट ढूंढ रहा था। कंपटीशन अभी शुरू नहीं हुआ था। लाइव स्ट्रीम रूम में कमेंट्स के जरिए लोग अपनी राय रियल टाइम में भेज रहे थे। मैंने उन पर एक सरसरी नजर डाली। कमेंट्स देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई भी सेरेना का समर्थन नहीं कर रहा था। चैंपियनशिप के लिए 4 मजबूत दावेदार थे, डायना, रेबेका, शाफिशर और बेला मोनरो। मैं उनमें से केवल एक को जानता था, रेबेका, वो औरत जिसने लिली पर अपने पंजे गड़ाने की जुर्रत की थी। मैंने बाकी तीनों के बारे में नहीं सुना था, इसलिए मैंने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। प्रतियोगिता शुरू होने वाली थी, लेकिन इस वक्त बैकस्टेज शांत होने के बजाय काफी गहमा-गहमी से भरा था। सेरेना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रेबेका का चेहरा पीला पड़ गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो सेरेना को फिर से बैकस्टेज देख रही है। अगर तुम यहाँ हो सकती हो तो हमारी सेरेना यहाँ क्यों नहीं हो सकती? मिया ने सीधे उसे घूरते हुए जवाब दिया। मिया के उस बेरुखी भरे अंदाज ने रेबेका को और भी गुस्सा दिला दिया। रेबेका की आंखें सिकोड़ गईं। उसने उम्मीद नहीं की थी कि सेरेना यहाँ दिखाई देगी। इसके अलावा मिया और मिस क्लेयर अब भी उसके साथ थीं। ये एहसास उसे उस समय की याद दिला रहा था जब सेरेना हमेशा उससे ऊपर हुआ करती थी। ऐसा लग रहा था जैसे पुराने समय वाली सेरेना वापस आ गई है। खास तौर पर आज सेरेना का पहनावा देखकर रेबेका का चेहरा और भी उतर गया। उसके सामने खड़े होकर रेबेका खुद को एक जोकर की तरह महसूस कर रही थी, जो हर मामले में उससे कमतर थी। एक अप्सरा के साथ मुकाबला करना, यही रेबेका का अभी का हाल था। मिस युआन ने ये देखा और तुरंत रेबेका को वहाँ से खींच लिया। दूसरे प्रतियोगियों की नजरों को अपनी ओर मुड़ते देख उन्होंने धीरे से रेबेका के कान में सलाह दी, ये बैकस्टेज है, अपना मजाक मत बनवाओ। वो सिर्फ एक सेरेना है, उसके पास अब कुछ नहीं है। वो इस लायक नहीं है कि तुम उसके सामने खुद को छोटा करो। मिस युआन की बातें सुनकर रेबेका का मूड थोड़ा ठीक हुआ। सही कहा, आज की सेरेना अब पहले वाली उभरती हुई स्टारलेट नहीं है। उसके पास मुझसे मुकाबला करने के लिए है ही क्या। ऊपर से मेरे पास म्यूजिक गॉडफादर फ्रैंक मॉरिसन का गाना है, मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये सोचकर रेबेका फिर से शांत हो गई और उसने तिरस्कार भरी नजर से सेरेना की ओर देखा। क्या हुआ अगर वो अच्छा गाती है? क्या हुआ अगर वह सुंदर है? वो एक शादीशुदा औरत है, वो भला ऐसा कौन सा अच्छा गाना पेश कर सकती है? प्रोडक्शन टीम को स्वाभाविक रूप से पता नहीं था कि बाहर स्टेज के पीछे क्या हुआ है। MC ओमसी ने माइक्रोफोन थाम लिया था और स्टेज पर आ गया था। उसने बस कुछ शब्द कहे और फिर 4 मेंटर जजों को आमंत्रित किया। कुछ ही देर में 8 जोड़ियों का मुकाबला तय किया गया। बड़ी स्क्रीन पर मैचअप लिस्ट देखकर मैं मुस्कुराया। इसी पल MC की आवाज पूरे हॉल में गूंजी। कृपया तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पहले मैच के 2 प्रतियोगियों का मंच पर स्वागत करें। एक स्टारलाइट एंटरटेनमेंट से है सेरेना और दूसरी सेलेस्टियल ब्यूटी एंटरटेनमेंट से रेबेका। स्टेज के पीछे 2 स्पॉटलाइट जली। सेरेना और रेबेका अपनी अपनी रोशनी के पीछे पीछे धीरे धीरे स्टेज पर आए। सेरेना थोड़ी नर्वस लग रही थी। जो लंबे समय तक स्टेज से दूर रहा हो, उसके लिए पहली बार मंच पर आना स्वाभाविक रूप से घबराहट पैदा करता है। रही बात रेबेका की, तो उसका चेहरा काला पड़ा हुआ था। उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि पहला ही मैच इतना नाटकीय होगा और उसे सेरेना से सीधे भिड़ना पड़ेगा। नीचे बैठी जनता हैरान थी। काफी लोग सेरेना को पहचान नहीं पा रहे थे। इतनी खूबसूरत महिला, उन्होंने इसके बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना था। मैंने भी सेरेना की घबराहट महसूस की, इसलिए मैंने लिली को ऊपर उठाया और हाथ हिलाया। इस वक्त लिली खुद एक चीयरिंग साइन बन गई थी। उसका मुंह लगातार चिल्ला रहा था, गो मम्मी। स्टेज पर सेरेना ने अचानक उन जाने पहचाने चेहरों को देखा। उसने अचानक अपना मुंह ढक लिया। दर्शकों के बीच उस जगह को अविश्वास से देखते हुए जहां वे 2 चंचल चेहरे मौजूद थे, उसकी घबराहट पल भर में गायब हो गई। अगले ही पल उसकी आंखों में एक अभूतपूर्व चमक आ गई। डैडी, मम्मी हमें देख रही है। लिली की नजरें सेरेना से मिली। उसकी छोटी सी बाहें और भी तेजी से हिलने लगीं। मैंने भी सेरेना की ओर देखा। मेरे चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान आ गई। मम्मी ने लिली को देख लिया था। पहला मैच, सेरेना बनाम रेबेका। सेरेना पहले गाएंगी।
कृपया मंच उन्हें सौंप दें। इसी पल हॉल में एमसी की आवाज फिर गूंजी। फिर रोशनी धीरे धीरे मध्यम हो गई। स्टेज पर केवल एक स्पॉटलाइट सेरेना पर चमक रही थी। बैकग्राउंड म्यूजिक शुरू हुआ। मैंने लिली को अपनी बाहों में थाम लिया और सुनने के लिए धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। मुझे नहीं पता क्यों, पर सेरेना की वो मासूम मुस्कान मेरे दिमाग में गहराई से छप गई थी, जिसे झटकना नामुमकिन था। अचानक मुझे उस बोल लिरिक का ख्याल आया जिसे मैंने इस दुनिया के लिए लिखा था। इस दुनिया से गुजरते हुए सब कुछ ठहर जाता है, सालों के अलग अलग चेहरों से होते हुए अनजाने में तुम्हारी मुस्कान में खो जाता हूँ। गाने की धुन गूंजी। पूरा माहौल अनजाने में शांत हो गया। इस वक्त बड़ी स्क्रीन पर गाने का शीर्षक भी दिखाई दिया, द विंड राइजेस क्यूई फेंगली। नाम बहुत सरल था, लेकिन नीचे दिए गए गीतकार के नाम ने सबकी आंखें सिकोड़ दी। गीतकार 7 मेमोरीज। यह अपरिचित सिंगर रहस्यमयी 7 मेमोरीज से अपने लिए गाना लिखवाने में कामयाब रही थी। हर कोई एक साथ कान लगाकर सुनने लगा। वे अब यह सुनने के लिए बेताब थे कि 7 मेमोरीज का नया गाना आखिर कैसा है। बैकस्टेज रेबेका का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। अगर गौर से देखा जाए तो उसके हाथ लगातार कांप रहे थे। शुरुआती धुन बहुत सरल थी, लेकिन इसने मजबूती से सबके कानों को पकड़ लिया। सेरेना की आवाज भी इसके साथ ऊपर उठी, जैसे जवानी के बहते निशानों का पीछा कर रही हो। लंबी रातों के बीच अब भी इसी तरह की गर्माहट। हवा पुराने दिनों को उड़ा ले आती है। पूरा दृश्य इतना शांत हो गया कि एक सुई गिरने की आवाज भी सुनी जा सकती थी। वे संगीत के पीछे ऐसे चल रहे थे जैसे अतीत को फिर से देख रहे हों। उनकी जवानी के कदम कभी नहीं रुके थे। सेरेना इस वक्त पूरी तरह गायकी में डूब चुकी थी। उसने इस गाने का अनगिनत बार अभ्यास किया था, पर इस बार वो सबसे ज्यादा समर्पित थी। उसकी चमकती आंखें नीचे दर्शकों की ओर देख रही थीं। वहां उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण 2 लोग मौजूद थे। वे सब यहाँ थे, चाहे आग हो या पानी, सालों के अलग अलग मोड़ों से गुजरते हुए। एक और रूहानी गीत। चाहे हॉल में मौजूद दर्शक हों या लाइव स्ट्रीम देखने वाले लोग, इस वक्त सब पूरी तरह से गाने के वश में थे। उनके दिमाग बिजली की तरह कौंध रहे थे, सामूहिक रूप से अतीत को याद कर रहे थे। अनगिनत जाने पहचाने और अजनबी चेहरे आखिरकार एक मुस्कान पर टिक गए। वो उनकी जवानी का सबसे यादगार इंसान था। तो ये था द विंड राइजेस का मतलब। जो उठा था वो हवा का झोंका था। दिलों में दबी हुई जवानी की यादें ताजा हो गईं। गायकी जारी रही और हर कोई मंत्रमुग्ध था। विशाल एरिना में सन्नाटा पसरा हुआ था। हर कोई गाने के साथ अपनी यादों के गलियारों में खो गया था। बैकस्टेज रेबेका जमीन पर ढह गई। उसका चेहरा मौत की तरह सफेद पड़ गया था। उसमें अब गाने की हिम्मत नहीं बची थी। सेरेना ने अपने सबसे चमकदार रूप, बेहतरीन गायकी और इस अजय गीत के साथ रेबेका के हौसले पूरी तरह पस्त कर दिए थे। मिस युआन रेबेका से कुछ ही दूरी पर खड़ी थीं। उनकी आंखों में उलझन थी। आखिर म्यूजिक गॉडफादर कौन था? उन्होंने फ्रैंक मॉरिसन का रेबेका के लिए लिखा गाना सुना था, पर अब 7 मेमोरीज का ये गाना सुनकर उन्हें लगा कि फ्रैंक का काम इसके सामने मोमबत्ती दिखाने जैसा भी नहीं है। मिस युआन कड़वाहट से मुस्कुराई। हुनर में मात खाना आखिर मात खाना ही होता है। सेरेना को पहले भी कुचला गया था, पर अब जब उसने इतनी दमदार वापसी की है तो वो फिर से सबको कुचल रही थी। सिर्फ बैकस्टेज ही नहीं, जजों की सीटों पर बैठे मेंटर्स भी इस गाने के वश में थे। वे दिग्गज गायक थे, पर इस पल वे सेरेना से ईर्ष्या महसूस कर रहे थे। उन्हें लगा कि अगर उनके शुरुआती दिनों में ऐसा कोई गाना मिला होता तो वे कब के सुपरस्टार बन चुके होते। गाना मामूली कहानियों जैसा लग रहा था। वापस आकर पता चला कि वो वही इंसान है, पर दर्शकों के दिलों में पछतावे की लहर दौड़ गई। वे भी चाहते थे कि आधी जिंदगी गुजारकर अपनी उसी पुरानी मासूमियत के साथ लौट सकें, पर पछतावा तो हमेशा पछतावा ही रहता है। उन्हें सुबह की ठंडी रोशनी में एक मुस्कुराता चेहरा धुंधला होकर गायब होता हुआ महसूस हुआ। इसी बीच लाइव स्ट्रीम के कमेंट सेक्शन में किसी ने लिखा, मैं सोचता था कि हम एक दूसरे को क्यों खो बैठे, पता चला कि हवा चल पड़ी थी। खामोश कमेंट सेक्शन अचानक फट पड़ा। हजारों लोगों ने नम आंखों के साथ यही मैसेज भेजा। नेटिजन्स टूट चुके थे। इस गाने ने उनकी जवानी के सारे अधूरेपन को कुरेद दिया था। लोग रोते हुए अपनी कहानियां लिख रहे थे और अंत में सब एक ही बात पर आकर रुक रहे थे। प्यार हवा के साथ उठता है और जब हवा रुकती है तो बस एक गाना यादों में रह जाता है। सेरेना की गायकी अब समाप्ति की ओर थी। उसकी आवाज किसी साफ झरने की तरह सबके दिलों को सुकून दे रही थी और जवानी के सवालों का जवाब दे रही थी। गाने का अंत जैसे उसे खुद को एक स्पष्टीकरण दे रहा था। लोग जवानी के सपने से जागे, जिंदगी जारी थी और यादें बस उस पल की भावनाएं थीं। यादें पछतावा थीं, पर बिना पछतावे की जवानी भला जवानी कैसी। बैकस्टेज व्यूअरशिप का डेटा तेजी से बढ़ा था, जो पिछले सालों के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका था। डायरेक्टर रयान शॉ ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और मुस्कुराए। ये है 7 मेमोरीज, वो जो रुलाता भी है और हंसाता भी है। यह इंसान आखिर कौन सा फरिश्ता है जिसका इतना बड़ा प्रभाव है। जब सेरेना पहले आई थी, रयान ने उसे कमतर आंका था। अगर स्टारलाइट एंटरटेनमेंट का दबाव न होता तो वो उसे शो से बाहर ही कर देते। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पासा इतनी जल्दी पलट जाएगा। अब वो सेरेना को किसी देवी की तरह पूजना चाहते थे। शानदार गाना, खूबसूरत इंसान, उसके पास सब कुछ था। रयान को अपने बदलते बर्ताव पर जरा भी शर्म नहीं थी। आखिर पैसा कमाना ही तो मकसद था। स्टेज पर संगीत थमा, रोशनी फिर से लौट आई। सेरेना धीरे धीरे गाने के सुरों से बाहर आई। उसने घबराहट में दर्शकों की ओर देखा। नीचे की खामोशी ने उसे थोड़ा डरा दिया। मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली। सेरेना की घबराहट देख मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने बिल्कुल वैसा ही गाया था जैसा मैंने अपने पुराने संसार में सुना था। नन्ही लिली हैरानी से अपने आसपास के अंकल आंटी को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सबकी आंखों में आंसू क्यों हैं। मम्मी ने तो इतना अच्छा गाया था। वो अभी बहुत छोटी थी ये समझने के लिए कि वे लोग अपने अतीत को याद कर रहे हैं, पर इससे लिली को फर्क नहीं पड़ा। उसने अपने नन्हे हाथों से जोर जोर से तालियां बजाईं।
अगले ही पल जैसे कोई चेन रिएक्शन हुआ हो, पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। नम आंखों के साथ एक एक करके सबने सेरेना का समर्थन किया। लाइव स्ट्रीम के कमेंट्स की बाढ़ आ गई। तारांकन जैसा कि उम्मीद थी, 7 मेमोरीज मतलब मास्टरपीस की गारंटी। निराश नहीं किया, अद्भुत। मैं रो रहा हूँ। ये सिर्फ हवा का चलना नहीं है, ये तो यादों का बवंडर है। स्टेज पर सेरेना ने दर्शकों को झुककर प्रणाम किया, फिर एक बार मेरी और लिली की तरफ देखकर बैकस्टेज चली गई। प्रतियोगिता जारी रही। अगला नंबर रेबेका का था। रेबेका किसी तरह जमीन से उठी थी, पर जब सेरेना उसके पास से गुजरी तो उसे अपनी लाचारी का एहसास हुआ। उसे पता भी नहीं चला कि वो स्टेज पर कब पहुंच गई। जब संगीत शुरू हुआ, वो कुछ पल के लिए सुन रही। शुरुआत ही खराब हुई और दर्शकों ने हूटिंग शुरू कर दी। इससे वो और घबरा गई और उसके सुर बिगड़ गए। बैकस्टेज डायरेक्टर रयान शॉ ने व्यूअरशिप गिरती देख भौहें सिकोड़ी। वो रेबेका के हुनर को जानते थे, पर आज उसे क्या हो गया था। खैर, रयान को बस थोड़ी निराशा हुई, फिर उन्होंने ज्यादा नहीं सोचा। आखिर वो हारने ही वाली थी। आज की व्यूअरशिप रिकॉर्ड तोड़ चुकी थी, उनके लिए इतना ही काफी था। बिना किसी शक के सेरेना की जीत तय थी। इसी बीच सेरेना का मैसेज आया। उसने मुझे बैकस्टेज एग्जिट, बाहर निकलने वाले दरवाजे पर मिलने के लिए बुलाया था। ये सब देखकर मुझे आगे की प्रतियोगिता की कोई परवाह नहीं थी। मैंने लिली को गोद में उठाया और एरिना से पहले ही बाहर निकल गया। जैसे ही सेरेना बाहर आई, उसने दूर से ही मुझे लिली को थामे हुए देखा। नारंगी रंग की गर्म रोशनी ने हमारी परछाइयों को लंबा कर दिया था। सेरेना के दिल में अचानक खुशी की एक लहर दौड़ गई। यह एक ऐसी खुशी थी जैसे कोई पति रोशनी के नीचे अपने बच्चे को लेकर खड़ा हो और अपनी पत्नी के काम से छूटकर घर लौटने का इंतजार कर रहा हो। सादा और सरल, बिना किसी दिखावे के, फिर भी अविश्वसनीय रूप से गर्मजोशी भरा। जैसे ही सेरेना ने बाहर कदम रखा, मैंने उसे देखा। वो आज रात बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन ये खूबसूरती स्टेज वाली खूबसूरती से बहुत अलग थी। स्टेज पर वो धरती पर उतरी किसी परी जैसी थी, इतनी तेजस्वी कि लोग आसानी से पास जाने की हिम्मत न जुटा सकें। मम्मी! लिली उत्सुकता से मेरी बाहों से बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगी। उसके छोटे छोटे पैर सेरेना की ओर दौड़ पड़े। सेरेना तुरंत नीचे झुकी। उसके चेहरे पर एक शानदार मुस्कान खिल उठी और उसने अपनी बाहों में दौड़कर आती लिली को गले लगा लिया। इस बीच मैं भी मुस्कुराते हुए मिया और मिस क्लेयर का अभिवादन करने के लिए वहां पहुंचा। सेरेना लिली को गोद में लिए खड़ी हुई। मैंने मुस्कुराते हुए सेरेना की ओर देखा। तो क्या ये सरप्राइज अच्छा था? सेरेना के चेहरे पर लाली छा गई, लेकिन उसने फिर भी सीधे मेरी आंखों में देखा। हाँ, बहुत ही चौंकाने वाला। तो फिर चलिए खाने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं। लिली और मैंने अभी तक डिनर नहीं किया है। मैं तो ठीक हूँ, पर लिली का छोटा सा पेट काफी देर से गुड़गुड़ा रहा है। मेरी बात सुनकर मिस क्लेयर आगे आई। चलिए अपार्टमेंट वापस चलते हैं, वहाँ खाना रखा है। घर का बना खाना ज्यादा सुरक्षित और सुकून देने वाला होता है। सब लोग पार्किंग की ओर साथ साथ चल दिए। बस उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनकी ये हरकत बैकस्टेज से अभी अभी बाहर निकली रेबेका और मिस युआन की नजरों में पूरी तरह से आ चुकी थी। रेबेका इस वक्त अपने फोन में सेरेना की जाती हुई परछाई को देख रही थी। उसकी आंखों में नफरत की एक चमक थी। अचानक उसके दिमाग में एक जबरदस्त विचार आया, एक ऐसा विचार जिससे सेरेना की साख पूरी तरह मिट्टी में मिल जाए। वो खुद तो पूरी तरह हार चुकी थी, अब वो सेरेना को भी अपने साथ नीचे गिराना चाहती थी, जो उसे नहीं मिल सका। उसे पाने का हक सेरेना को कैसे था? इंटरनेट की याददाश्त कमजोर होती है, लेकिन जब आप उनकी नजरों के सामने आते हैं तो उनकी याददाश्त बहुत तेज हो जाती है। लोगों ने सेरेना के अतीत को कुरेदना शुरू कर दिया। ट्विटर पर पोस्ट आने लगे। 2 साल पहले की उभरती हुई स्टारलेट का रिश्ता उजागर हुआ था, इंडस्ट्री छोड़ी थी। जैसे ही ये चर्चा शुरू हुई, कुछ बेईमान मीडिया संस्थानों ने इसे फौरन लपक लिया। वे इस विषय को और उछालने लगे। देखते ही देखते सेरेना से जुड़े विषय इतने गर्म हो गए कि उन्होंने न्यू म्यूजिक फेस्टिवल को भी पीछे छोड़ दिया। ऑनलाइन 2 गुट बन गए। एक गुट का मानना था कि चूंकि सेरेना ने रिश्ता उजागर होने की वजह से इंडस्ट्री छोड़ी थी, तो उसे वापस नहीं आना चाहिए। वे किसी शादीशुदा सिंगर के फैन नहीं बन सकते। दूसरा गुट मानता था कि जब तक वो अच्छा गाती है, रिश्ता होना उसकी अपनी आजादी है। आखिरकार स्टारलाइट एंटरटेनमेंट ने मुंह खोला। हमारी सिंगर सेरेना को सफलतापूर्वक आगे बढ़ने के लिए बधाई। हमें उम्मीद है कि भविष्य में हर कोई उन्हें और सपोर्ट करेगा। अतिरिक्त सूचना, अगले कंपटीशन राउंड में भी सेरेना 7 मेमोरीज के गाने ही पेश करेंगी। इसके अलावा इस फेस्टिवल के दौरान सेरेना के गानों का एक एल्बम हारमनी रिकॉर्ड्स पर रिलीज किया जाएगा। जैसे ही स्टारलाइट एंटरटेनमेंट की ये घोषणा आई, इंटरनेट पर धमाका हो गया। 7 मेमोरीज सिर्फ एक गाना नहीं लिख रहे थे, बल्कि पूरी एल्बम। ये तो कमाल था। पल भर में स्टारलाइट की घोषणा और सेरेना का टॉपिक नंबर 1 ट्रेंडिंग पर पहुंच गया। यहाँ तक कि द विंड राइजेस गाना भी दूसरे नंबर पर खिसक गया। रही बात न्यू म्यूजिक फेस्टिवल की, तो वो बेचारा तीसरे नंबर पर कांपता हुआ खड़ा रह गया। ऑनलाइन चल रहे इस धमाके के बारे में हमें कुछ पता नहीं था। डिनर के बाद सेरेना अकेले मुझे होटल तक छोड़ने आई। लिली आज रात अपार्टमेंट में ही रुक गई थी। जब से मैं यहाँ आया हूँ, मैं सेरेना के साथ अकेले कभी नहीं रहा था। अब कार में अचानक सिर्फ हम 2 लोग थे, जिससे माहौल थोड़ा शांत और असहज हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ। मैंने ड्राइविंग करती सेरेना को देखा, फिर अपना सिर घुमाकर खिड़की से बाहर रात का नजारा देखने लगा। सेरेना ने मेरी नजरें महसूस की और खुद को मुझे चोरी छिपे देखने से नहीं रोक पाई, पर तुरंत ही नजरें हटा ली। उसका छोटा सा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और कान गुलाबी हो गए थे। वो अपने दिल की अजीब हलचल को दबाने की कोशिश कर रही थी और सामने देखते हुए ऐसा नाटक कर रही थी जैसे उसे कोई परवाह न हो। होटल पहुंचने तक दोनों में कोई बात नहीं हुई। अगर कोई अनजान हमें देखता तो उसे लगता कि हम एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। कार होटल की पार्किंग में रुकी। तब मैंने अपना सिर घुमाकर सेरेना की ओर देखा। वापस जाओ,
रास्ते में सावधानी बरतना, पहुंचकर मुझे कॉल करना। सेरेना ने सिर झुका लिया और कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपनी सीट बेल्ट खोली, कार का दरवाजा खोला और पहले बाहर निकल गई। मेरा दिल धड़क उठा। इसका मतलब क्या था? मैंने चुपके से थूक गटका। शांत रहने का नाटक करते हुए मैं भी कार से बाहर निकला। तो क्या तुम ऊपर आकर थोड़ा बैठना चाहोगी? मैंने पूछा। मेरी आवाज में अब भी हल्की सी थरथराहट थी। उस तंग लिफ्ट में मैं अपने दिल की धड़कने साफ सुन सकता था। सेरेना का हाल भी कुछ अलग नहीं था। उसे नहीं पता था कि उसे अचानक क्या हो गया है। जब उसने मुझे वापस जाने को कहते सुना तो उसे अचानक इतनी जल्दी जाने का मन नहीं हुआ। ओह नहीं, मैंने मना क्यों नहीं किया? अब आगे क्या होगा? हम दोनों की शादी जल्दबाजी में हुई थी। मुझसे शादी करने के बाद वो कभी मेरे साथ इस तरह की नजदीकी में नहीं रही थी। वो अपने जूतों की नोक को घूर रही थी, ऊपर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। जब दोनों इन ख्यालों में खोए थे, लिफ्ट का दरवाजा खुला। फ्लोर 3। मैंने जो कमरा बुक किया था वो इसी मंजिल पर था। मैं सहज रूप से बाहर निकला। सेरेना पीछे पीछे आई। कार्ड स्वाइप करके दरवाजा खोला। मैं अंदर गया। कमरे में सिर्फ एक ही बेड था। सेरेना अब पूरी तरह सुन्न थी। उसे ये भी नहीं पता था कि वो कमरे में कैसे आई और मैंने दरवाजा कब बंद कर दिया। कमरे में बस 2 लोगों की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। जो होने वाला था, ये सब कुछ काफी हद तक प्रेडिक्टेबल लग रहा था, लेकिन सेरेना को अचानक डर लगने लगा। वो अभी तैयार नहीं थी। उसने अभी अभी मुझे थोड़ा बहुत स्वीकार करना शुरू ही किया था। वो इससे ज्यादा कुछ और नहीं कर सकती थी। लेकिन मैं सेरेना के विचारों को बिल्कुल नहीं समझ पाया। मैं चाहे कितना भी बुद्धू क्यों ना हूँ, मुझे इतना तो पता था कि अगर कोई महिला किसी पुरुष के होटल के कमरे में ऊपर तक आना चाहती है तो उसका क्या मतलब होता है। मैं हमेशा से सिंगल रहा था, पर इसका मतलब ये नहीं कि मेरी EQ ऑफ EQ 0 थी। भले ही कभी सुअर का मांस न खाया हो, पर सुअर को भागते हुए तो देखा ही है ना? सेरेना के बारे में मैंने खुद से कई बार पूछा था। शुरुआत में सिर्फ प्रायश्चित करने की इच्छा से लेकर फिर उस पर दया आने तक, फिर उसे थोड़ा पसंद करने और अंत में उसका कायल होने तक। मैं अपनी भावनाओं को साफ समझता था। मैं बेड के किनारे टेक लगाकर बैठ गया और सेरेना की ओर देखा, जो अब भी सिर झुकाए वहीं खड़ी थी। मैंने एक गहरी सांस ली और पहल करते हुए उसका हाथ थाम लिया। मैंने सीधे सेरेना की आंखों में देखा, लेकिन अगले ही पल मेरे दिल की आग अचानक बुझ गई। उसकी उन खूबसूरत बादामी आंखों में उस वक्त घबराहट, बेचैनी, डर और न जाने कितने ही मिले जुले भाव थे। मैंने एक लंबी सांस छोड़ी और धीरे से सेरेना का हाथ छोड़ दिया। मैं जरा मुंह धोकर आता हूँ। मेरी आवाज भारी थी। सेरेना का सिर अब भी झुका हुआ था। उसने बस कांपती आवाज में धीरे से पूछा, क्या हुआ? मैंने काफी देर तक ठंडे पानी से मुंह धोया और तब जाकर पूरी तरह शांत हो पाया। जब मैं बाथरूम से बाहर आया तो सेरेना को देखकर अचानक मुस्कुरा दिया। वो अब भी सिर झुकाए किसी डरी हुई बटेर क्वेल की तरह वहां बेवकूफों की तरह खड़ी थी। क्या इस बुद्धू को नहीं पता था कि वो इस तरह लोगों को गुनाह करने पर मजबूर कर देगी? चलो, मैं तुम्हें नीचे तक छोड़ आता हूँ। सेरेना ने अचानक मेरी तरफ देखा। हूँ क्या? जल्दी करो। मैंने झुंझलाकर उसके सिर पर धीरे से दस्तक दी। उसे थोड़ा दर्द हुआ और उसने अपना सिर पकड़ लिया। उसकी डबडबाई आंखें मुझे घूरने लगीं और छोटा सा मुंह भी फूल गया। ओहो, वाकई एक जादूगरनी टेम्पट्रेस है। मुझ जैसा इंसान भी मुश्किल से खुद पर काबू रख पा रहा था। क्या उसे अपनी कशिश का अंदाजा नहीं था? जल्दी चलो, अगर अब नहीं गई तो फिर आज रात जाने के बारे में सोचना भी मत। थोड़ा चिढ़ते हुए मैंने दरवाजा खोला और उसे बाहर की तरफ धकेलना शुरू किया। तब जाकर सेरेना जल्दी जल्दी बाहर निकली। मुझे दरवाजा बंद करते देख उसने राहत की सांस ली और अपने सीने पर हाथ फेरा। मैं सेरेना को नीचे तक छोड़ आया, उसे कार में बैठते देखा और खामोशी से उसके जाने का इंतजार करने लगा। किसे पता था कि जैसे ही कार स्टार्ट होगी, सेरेना अचानक खिड़की नीचे करेगी और मुझे घूरने लगेगी। उसके गाल गुलाबी हो रहे थे। जेम्स रिवर्स, तुमने क्यों नहीं किया? क्या तुम्हारा मन नहीं है? मैंने मन ही मन अपना माथा पीट लिया। अरे, ये तुम क्या कह रही हो? बात बस इतनी है कि ऐसी चीजों के लिए दोनों की रजामंदी जरूरी है। जब भी मेरी लेडी तैयार होगी, मैं खुशी खुशी इंतजार करूंगा। सेरेना का चेहरा गर्दन तक लाल हो गया, पर उसकी आंखें और भी ज्यादा चमकने लगी। मैं जा रहा हूँ। रास्ते में गाड़ी धीरे चलाना, घर पहुंचकर कॉल करना। कार चली गई। मैं कड़वी मुस्कान के साथ अपने कमरे में वापस आ गया। जैसे ही मैं नहाकर निकला, सेरेना का कॉल आया। वो अपार्टमेंट पहुंच चुकी थी। हम दोनों ने एक दूसरे को गुड नाइट कहा, पर हमें नहीं पता था कि ट्विटर पर अचानक सेरेना के बारे में एक पोस्ट आई है, जो धीरे धीरे ट्रेंडिंग लिस्ट में ऊपर चढ़ रही है। अगले दिन तक ये पोस्ट 10वें नंबर पर पहुंच गई थी। सेरेना का अफेयर, रहस्यमयी गायक 7 मेमोरीज के साथ मिलकर पति को दे रही है धोखा। पोस्ट में बड़े दावे के साथ कहा गया था कि सेरेना और मैं शादीशुदा हैं और हमारी एक बेटी है, पर हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं क्योंकि सेरेना कमबैक करना चाहती थी। उसने अपनी खूबसूरती से 7 मेमोरीज को फंसाया और तभी उसने उसके लिए गाने लिखे। ये कहानी पूरी शुरुआत और अंत के साथ बताई गई थी। कई मार्केटिंग अकाउंट्स ने इसे शेयर किया और ढेरों कमेंट्स आने लगे। सुबह सुबह ही ये पोस्ट ट्रेंडिंग लिस्ट में ऊपर पहुंच गई। नेटिजन्स पहले थोड़े शक में थे, पर पोस्ट के नीचे एक तरफा कमेंट्स और मार्केटिंग अकाउंट्स के प्रचार ने उन्हें यकीन दिला दिया। जैसे जैसे लोग सोकर उठते गए और ये पोस्ट देखते गए, वैसे वैसे वे सेरेना को कोसने लगे। देखते ही देखते इस पोस्ट ने एक बवंडर खड़ा कर दिया। सुबह 9 बजे तक ये पोस्ट और सेरेना का ट्विटर पहले और दूसरे नंबर पर ट्रेंड करने लगे। जहां तक मेरी बात है, मैं अपनी सुबह की जॉगिंग खत्म कर बातों से बिल्कुल बेखबर था। सेरेना कल रात सो नहीं पाई थी। जैसे ही वो आंखें बंद करती, उसके दिमाग में होटल का वही नजारा आ जाता जब मैंने उसका हाथ थामा था। इस वजह से वो सुबह जब सोकर उठी तो उसकी आंखों के नीचे काले घेरे डार्क सर्कल्स थे और वो बहुत थकी हुई लग रही थी।
मिस क्लेयर और मिया ने एक दूसरे को देखा। दोनों की आंखों में चिंता थी। उन्हें लगा कि सेरेना ने ट्रेंडिंग टॉपिक्स देख लिए हैं, इसलिए वो रात भर जागी है। मिया चिंता में सेरेना के पास आई, जो अभी अभी डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। सेरेना, जेम्स रिवर्स ने क्या कहा? क्या वो चीजें साफ क्लैरिफाई नहीं करने वाला? बेहतर होगा कि वो खुद सामने आकर इस मामले पर बोले। अगर तुम कोई सफाई दोगी तो वो उल्टा तुम पर ही भारी पड़ेगा। सेरेना का दिमाग उलझनों में था। मिया की बात सुनकर वो एक पल के लिए सुन्न रह गई। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या कह रही है। क्या साफ करना? क्या जेम्स रिवर्स को फिर से कुछ हो गया है? मिया लाचार थी। उसे तब जाकर एहसास हुआ कि सेरेना को तो कुछ पता ही नहीं है। मैं तो जेम्स को कोस रही थी कि वो अब तक तुम्हारा बचाव करने सामने नहीं आया। सेरेना, ऑनलाइन अफवाहों ने तुम्हारे ट्विटर को जैसे डुबो दिया है। तुम अभी भी उसके बारे में सोच रही हो? वह ठीक है, समस्या तुम्हारे साथ है। अपना ट्विटर देखो। तब जाकर सेरेना को मिया के लहजे से समस्या की गंभीरता का अंदाजा हुआ। उसने अपना फोन निकाला और ट्विटर खोला। उसकी आंखों के सामने अनगिनत प्राइवेट मैसेजेस और नफरत भरे कमेंट्स की बाढ़ थी। सेरेना ने जब उन जहरीले मैसेजेस को देखा तो उसके हाथ अनजाने में कांपने लगे। उसने एक गहरी सांस ली और नीचे स्क्रॉल करना जारी रखा। हर 10 में से 9 मैसेज उसे गालियां दे रहे थे। प्राइवेट मैसेज से बाहर निकलकर उसने आखिरकार वो पोस्ट और मार्केटिंग अकाउंट्स के बाकी पोस्ट्स देखे। थोड़ी देर बाद सेरेना ने अपना फोन रख दिया और शांति से नाश्ता करने लगी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। सेरेना को इस तरह देख मिया और भी ज्यादा परेशान हो गई। ऑनलाइन इतना बड़ा विरोध चल रहा था, क्या सेरेना इसे बर्दाश्त कर पाएगी? सेरेना, हम क्या करें? क्या हम बस इसे इग्नोर करने वाले हैं? सेरेना ने जवाब में मिया का हाथ थपथपाया और उसे दिलासा दिया। मिया, जो मासूम है वो मासूम ही साबित होगा। जब तक हमें सच पता है उतना ही काफी है। सेरेना को इस तरह देख मिया ने मन ही मन एक ठंडी आह भरी। कहना आसान है कि मासूम साबित हो जाएगा, पर जनमत पब्लिक ओपिनियन ने कब किसी के जीने मरने की परवाह की है? सेरेना की पलकें धीरे से झपकीं। सच तो ये था कि वो खुद भी अंदर से शांत नहीं थी, पर जेम्स रिवर्स ने हमेशा गुमनाम रहकर म्यूजिक पोस्ट किया था, जिससे साफ था कि वो नहीं चाहता कि दूसरे उसे जाने। ऐसी स्थिति में वो जेम्स रिवर्स की पहचान उजागर नहीं कर सकती थी। इस बीच नेटिजन्स का हुजूम अब भी इस मामले से जुड़े लोगों के बाहर आने और सफाई देने का इंतजार कर रहा था। उन्होंने काफी देर इंतजार किया और आखिरकार सेरेना का ट्विटर अपडेट हुआ। सबने उत्सुकता से क्लिक किया और दंग रह गए। उन्हें लगा था कि ये कोई लंबा पीआर स्टेटमेंट होगा, पर उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये सिर्फ 4 सीधे शब्द होंगे। निर्दोष जब तक दोषी न हो, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। क्या वो इस तरह उन्हें टालने की कोशिश कर रही थी? नतीजतन ऑनलाइन बहस तुरंत और भी तीखी हो गई। रिवरसाइड सिटी में सेलेस्टियल ब्यूटी एंटरटेनमेंट की ब्रांच में रेबेका बहुत खुशी से हंस रही थी। हालांकि मेट्रो सिटी से लौटने पर कंपनी ने उसे काफी डांटा था, पर फिर भी उसका मूड खराब नहीं हुआ। उसने सेरेना को सफलतापूर्वक कीचड़ में घसीट लिया था। मिस युआन पास ही खड़ी रेबेका को पागलों की तरह हंसते देख रही थीं। उन्हें लगा कि उनके सामने खड़ी ये औरत पागल हो गई है। उन्हें ये खबर आज सुबह ही पता चली थी। रेबेका ने ये सब अपनी मैनेजर से भी छिपाकर किया था। रेबेका, क्या तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो? तुम उस पर कीचड़ उछाल रही हो। अगर 7 मेमोरीज ने वाकई इस पर कानूनी कार्रवाई की तो तुम खत्म हो जाओगी। मिस युआन की बात सुनकर रेबेका ने बस असंतोष से उनकी तरफ देखा। मैं क्या कीचड़ उछाल रही हूँ? किसे पता उन दोनों के बीच वाकई कुछ चल रहा हो। आप कहती हैं उनके बीच कुछ नहीं है, तो फिर सेरेना जैसी औरत जिसके पास कुछ नहीं है, वो 7 मेमोरीज से अपने लिए गाना कैसे लिखवा सकती है? मुझे लगता है 80% संभावना है कि उनका जमीर साफ नहीं है। देखो, वो कोई सफाई तक नहीं दे पा रही। हा, और निर्दोष जब तक दोषी न हो, महान बनने का ढोंग कर रही है। मिस युआन का चेहरा अब भी उतरा हुआ था और उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो बस रेबेका को पागल होते देख रही थीं। वो सिर्फ यही उम्मीद कर सकती थीं कि रेबेका जो कह रही है वो सच हो, वरना उन्हें रेबेका का साथ छोड़ना पड़ेगा। इधर मैं होटल में आराम से नहा रहा था। मुझे अंदाजा नहीं था कि बाहर मेरा फोन पागलों की तरह बिना रुके बज रहा है। कॉलर का नाम देखकर मैं थोड़ा हैरान हुआ। वो मुझे कॉल क्यों कर रही थी? डायरेक्टर यांग, आज मुझ जैसे आइडल को कॉल करने की क्या वजह है? आइडल? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद को आइडल कहने की? क्या तुम्हें पता है जब से तुम सामने आए हो ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर लगभग तुम्हारा ही कब्जा है? दूसरी तरफ से एंजेला ने चिढ़ते हुए कहा। मैंने अपना सिर खुजाया। सोचूं तो वो सही थी। जब से मैंने विद यू फॉर लाइफ रिलीज किया था, ऐसा लग रहा था कि मुझसे जुड़े ट्रेंडिंग टॉपिक्स कभी खत्म ही नहीं हुए। अब क्या करूं जो मैं इतना प्यारा पैदा हुआ हूं? मुद्दे पर आओ। क्यों कॉल किया? क्या वाकई तुम कॉल कर रही हो? मैंने बेशर्मी से अपनी तारीफ की, फिर सीरियस हो गया। एंजेला ने अपने दांत पीसे। वो वाकई इस आदमी को पीट कर मार डालना चाहती थी। वो उसे कॉल क्यों कर रही थी? क्या काम न होने पर वो उसे कॉल नहीं कर सकती थी? क्या वे दोस्त नहीं थे? एंजेला की आवाज और भी तीखी हो गई। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें कॉल करना चाहती हूँ? ये तुम्हारी फैमिली के बिजनेस के बारे में है। तुम किस तरह का काम कर रहे हो? सेरेना को इस तरह बदनाम स्मीयर किया जा रहा है और तुम अब भी चुपचाप बैठे हो। सेरेना को बदनाम किया जा रहा है। मैं तुरंत गंभीर हो गया। सेरेना को क्या हुआ? मेरी बेमिसाल संजीदगी ने एंजेला के दिल को थोड़ा दुखा दिया। ऐसा लगा कि जब भी सेरेना का मामला आता है, ये आदमी हद से ज्यादा सीरियस हो जाता है। ट्रेंडिंग टॉपिक्स खुद जाकर देख लो। बाय। फोन सीधे काट दिया गया। मैंने भौहें सिकोड़ी। समझ नहीं आ रहा था कि ये औरत किस बात पर पागल हो रही है। हालांकि अब ये सब सोचने का समय नहीं था। मैंने जल्दी से ट्विटर खोला। सबसे पहले जो चीज मैंने देखी वो ट्रेंडिंग लिस्ट में सबसे ऊपर मौजूद कुछ पोस्ट्स थीं। हेडलाइंस देखते ही मेरा चेहरा काला पड़ गया। जब तक मैंने सारी पोस्ट्स, सेरेना के ट्विटर पर आए मैसेज और कमेंट्स पढ़ लिए, तब तक मेरा चेहरा गुस्से से पूरी तरह तमतमा उठा था। मैं गुस्से में ही हंस पड़ा।
हाँ, तुम्हें वाकई लगता है कि मेरी वाइफ को डराना इतना आसान है? और वो बुद्धू डमी इतनी बड़ी बात हो गई और उसने मुझे बताया तक नहीं। वो क्या सोच रही थी ये सब अकेले झेलते हुए? मैं बस उस डमी का आमना सामना करना चाहता था, ये पूछने के लिए कि क्या वो वाकई मुझे अपना हस्बैंड मानती है। हालांकि उससे पूछने से पहले मुझे कुछ काम निपटाने थे क्योंकि कोई खेलना चाहता था। तो चलो अंत तक खेलते हैं। रेबेका को उम्मीद नहीं थी कि उसे इतनी जल्दी और इतनी जोरदार थप्पड़ पड़ेगा। वो अभी ज्यादा देर तक खुश भी नहीं रह पाई थी कि पैनिक में आ गई। उसे अंदाजा नहीं था कि 7 मेमोरीज असल में वही चॉकलेटी लड़का प्रिटी बॉय निकलेगा। सुबह 10 बजे जब हर कोई सेरेना के चीटिंग स्कैंडल के बारे में चर्चा कर रहा था, तभी टिकटॉक पर 7 मेमोरीज का शॉर्ट वीडियो लोगों की नजर में आया। उस घटना के दूसरे मुख्य पात्र और करोड़ों फैंस वाले रहस्यमयी बिग शॉट के रूप में जैसे ही उसने वीडियो पोस्ट किया, वह तुरंत अनगिनत लोगों द्वारा देखा गया। टिकटॉक को इसे प्रमोट करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, फैंस ने खुद ही इस वीडियो को ऊपर पहुंचा दिया। 7 मेमोरीज अपना चेहरा दिखाकर खुद को साबित कर रहा है, ये बड़ी खबर थी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि रहस्यमयी 7 मेमोरीज इस पल बिना किसी हिचकिचाहट के सामने आएगा और वीडियो पोस्ट करेगा। वो चाहता तो कुछ भी नहीं कहता। आखिर इस बार हमले का मुख्य निशाना वो नहीं था। लेकिन जब सबने वीडियो पर क्लिक किया तो उन्हें पता चला कि ये कोई बचाव सेल्फ डिफेंस वाला वीडियो नहीं था। ये साफ तौर पर प्यार जताने और साथ ही चेतावनी देने वाला वीडियो था। वीडियो में मैंने कैजुअल कपड़े पहने थे और हालांकि मेरा चेहरा बहुत गंभीर था, फिर भी लोगों की आंखें चमक उठीं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रहस्यमयी 7 मेमोरीज इतना हैंडसम होगा। लोग अभी से उसे पसंद करने लगे थे, लेकिन अगले शब्दों ने नेटिजन्स को 10,000 पॉइंट्स का डैमेज दे दिया। हेलो एवरीवन, मैं हूं 7 मेमोरीज। अभी सोकर उठा और ऑनलाइन कुछ बहुत ही भद्दे कमेंट्स देखे। कई लोग सवाल कर रहे हैं कि मैं सेरेना के लिए ये म्यूजिक क्यों लिखता हूं। कुछ लोग तो यहां तक अफवाहें फैला रहे हैं कि सेरेना चीटिंग कर रही है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट पार्ट के लिए 20 कमेंट और 50 लाइक की टारगेट रखते हैं।